नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ और हमारे साथ पूरा पैनल हमारे मेहमानों का हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विनोद अग्निहोत्री जी, राहुल महाजन जी और समीर चौगांवकर जी स्टूडियो में आ चुके हैं। आप सबका बहुत स्वागत सर। आज बहुत सारी खबरें हैं व्यूअर्स, इसलिए कोशिश करेंगे कि कोई खबर आपकी छूटे ना, और सियासी डेवलपमेंट तो जबरदस्त है। आज पटना में 85 साल के बाद कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की मीटिंग होने जा रही है, उसकी बात करेंगे। फिर शाम में पूरा महागठबंधन मतलब तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सब एक अति पिछड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसमें उसकी बात हम करेंगे। अचानक ये सम्मेलन क्यों, और उससे पहले ही उसका प्रीएम्प्ट करने के लिए उसकी काट के तौर पर आज फुल पेज विज्ञापन नीतीश कुमार जी ने निकाले हैं पटना के सारे अखबारों में। उन विज्ञापनों में क्या कहा गया है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आइए बात कर लेते हैं बिहार में आज से शुरू होने जा रही सीडब्ल्यूसी की बैठक की। आजादी के बाद पहली बार पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक हो रही है, तो अपने आप में एक बड़ा संदेश है। सीडब्ल्यूसी की बैठकें आमतौर पर दिल्ली में ही होती थी, या मान लीजिए कहीं अधिवेशन हुआ कांग्रेस पार्टी का तो वहां उस बहाने सीडब्ल्यूसी हो जाया करती थी। लेकिन सीडब्ल्यूसी अलग से आयोजित की जाए किसी अलग राज्य में, दिल्ली के बाहर, ये बड़ा रेयर होता है। तो इसलिए ये जो मैसेजिंग है आज की इस कार्यक्रम की, ये बहुत बड़ी है। कांग्रेस पार्टी बिहार चुनाव जीतने के लिए तेलंगाना मॉडल अपनाना चाहती है, इसीलिए 85 साल के बाद यहां सीडब्ल्यूसी हो रही है। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, ये दोनों वहां पर पहुंच चुके हैं। हमें जो अभी तक जानकारी आई थी उसके मुताबिक सोनिया गांधी प्रोग्राम में आज नहीं जा रही थी। प्रियंका गांधी के आने पर भी सस्पेंस है, क्योंकि उनको फिर 26 तारीख को पटना आना ही है। वो अलग से एक महिलाओं के लिए घोषणा पत्र जो है वो जारी करेंगे। लेकिन 170 डेलीगेट्स यहां पर हैं। सोनिया जी की तबियत ठीक नहीं है, इसलिए वो नहीं आई। बैठक हो रही है पटना के सदाकत आश्रम, जो कि कांग्रेस का मुख्यालय है। और खास बात यह है कि सदाकत आश्रम में इससे पहले जो आखिरी बैठक हुई थी सीडब्ल्यूसी की, 1940 में हुई थी। 85 ईयर्स के बाद कांग्रेस की सबसे बड़ी समिति की बैठक यहां पर हो रही है। और माना जा रहा है कि कांग्रेस इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में बिहार चुनाव को लेकर के कुछ खास तरीके की रणनीति तैयार करेगी। खास तौर पर वोट चोरी मुद्दा होगा, क्योंकि राहुल गांधी का वो सबसे बड़ा मुद्दा है। आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाना, इसका दबाव बनाना। बिहार में चूंकि जातिगत सर्वे जो है वो हो चुका है, उसमें भी ये बात हुई थी कि 65% कर दिया जाए आरक्षण को, तो उसको लेकर के भी दबाव बनाया जाएगा नीतीश कुमार पर और केंद्र सरकार पर। और चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए जाएंगे एक बार फिर। बैठक को लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, और पूर्व मुख्यमंत्री जो हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल, उन्होंने इसके बारे में कुछ और जानकारियां दी कि सोनिया जी क्यों नहीं आ रही हैं और क्या बातें होंगी। और खास तौर पर सवाल हुआ कि सीएम चेहरा कौन होगा महागठबंधन का, इस पर भी वो बोले। सुनिए। कि मैडम की तबीयत, वो मैडम आना चाहती थी लेकिन तबीयत थोड़ी सी ढीली होने के कारण से वो नहीं आ पाया। देखिए, महागठबंधन की जब बैठक होगी और इस मामले में जब चर्चा होगी तो उस समय फैसले होंगे। आज तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, ये महागठबंधन की बैठक नहीं है। जब वो इंडिया गठबंधन की बैठक होगी तो उसमें यह तय किया जाएगा। यहाँ जो बेरोजगारी दर है वो सबसे ज्यादा बढ़ा है, और इसी स्थिति में आपने देखा कि न्याय योद्धा के रूप में राहुल जी ने जातिगत जनगणना की बात वो लगातार करते रहे और भारत सरकार को झुकना पड़ा। जो हमारे प्रजातांत्रिक संस्थानें हैं जिसके माध्यम से प्रजातंत्र की जड़ें मजबूत होती है, वो सारे संस्थाएं कमजोर की जा रही है। जिस अमेरिका के राष्ट्रपति को अपने व्यक्तिगत मित्र बताते हैं, उन्होंने मित्रता कैसी निभाई, उसका खामियाजा पूरा देश भुगत रहा है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के समय और जिस प्रकार से सीज फायर हुआ, उसके बाद कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी यहाँ प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। जैसा अभी भूपेश बघेल ने बता ही दिया कि अमेरिका जो कुछ कर रहा है, मोदी जी के दोस्त होने के बावजूद देश उसका खामियाजा भुगत रहा है, उन्होंने आरोप लगाया। इसकी बात हो रही है। इनफैक्ट ये भी पता चला है कि जो ओपनिंग भाषण जो दिया कांग्रेस प्रेसिडेंट ने यहाँ पर, उसमें तो उन्होंने उत्तर प्रदेश की भी बात की। और उन्होंने जो भी वहाँ फैसला हुआ है कि जातिगत रैलियां और सम्मेलन नहीं होंगे, तो उस पर भी उन्होंने सवाल उठाए कि अब अगर कोई पिछड़ा, कोई गरीब व्यक्ति अपनी आवाज़ उठाएगा तो क्या उसको जेल में डाल दिया जाएगा। तो वो मुद्दा भी यहाँ पर छाया रहेगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में दीपेंद्र हुड्डा भी पहुंचे हैं, सांसद हैं, और उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा का बिहार में जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के प्रति बिहार में लोगों का रुझान बढ़ा है, और यही वजह है कि यहाँ पर इसलिए इस बार हम पटना में मिल रहे हैं। उनसे भी सीएम पेस के मुद्दे पर सवाल पूछा गया, तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि भाई ये मामला बड़े हमारे शीर्ष नेतृत्व का है।
कितनी अहम है आज की बैठक, आपको लग रहा है चुनाव के ठीक पहले? देखिए, अहम बैठक है और हमें विश्वास है कि बिहार की जनता इस बार महागठबंधन इंडिया गठबंधन को आशीर्वाद देगी। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी ने बिहार के हर लोकसभा क्षेत्र को टच करते हुए करी है, उसका काफ़ी असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की प्रति लोग के रुझान में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है बिहार में और आज कार्य समिति की बैठक यहाँ पटना में की जा रही है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रतीक है। सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री का चेहरा, क्या आपको लगता है इस पर भी आज फैसला हो जाएगा? देखिए, ये कांग्रेस का हमारा शीर्ष नेतृत्व इन बातों के जितने भी प्रश्न हैं इन सही समय पे जो कहना होगा आप लोग के आगे कहेंगे। दीपंकर भट्टाचार्य ने तो ये कहा है कि हमें 40 सीटें चाहिए, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट जो रहा है उससे हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा है। देखिए, ये तो जब भी कोई आपस का गठबंधन होता है सभी के विचार होते हैं और सभी के विचारों को लेकर मंथन होकर और फिर निष्कर्ष निकलता है। तेजस्वी यादव के चेहरे पर क्या आप लोग ये तय कर चुके हैं कि वही मुख्यमंत्री का चेहरा? कि ये हमारा शीर्ष नेतृत्व तो सही समय पे आपको उत्तर देगा इन सभी प्रश्नों को। ये वैसे दीपेंद्र हुड्डा से इतनी जिरह कर तो ली नीतीश हमारे सहयोगी ने, लेकिन वो क्या ही बोल पाएंगे इन सवालों के ऊपर। लेकिन भूपेश बघेल को तो आधिकारिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भेजा गया था, तो उनका सीएम फेस के बारे में कन्नी काट जाना। डीके शिव कुमार भी आए हुए थे, उनका भी ये कह देना कि ये तो बस चुनाव के बाद जो है तय होगा। तो ये हर मौके पर ये चुभने वाली बातें तो जरूर लगती होंगी आरजेडी को और तेजस्वी यादव को। अब मैं जरा आपको इस पर दूसरे खेमे के रिएक्शन भी दिखा देता हूं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 साल तक देश को लूटा, अब बिहार आकर वो बिहार का विकास देख रहे हैं। तो ये तो हमारे बिहार का प्रचार हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने लगभग 55 वर्षों तक भारत को लूटा है। चुनाव का समय आया है तो आने दीजिए, आना चाहिए, स्वागत है। रोड देखा राहुल गांधी जी ने, बिहार में बिजली देखा, सारी व्यवस्था देख रहे हैं, देखने दीजिए। फायदा हो पाएगा सर चुनाव में इससे, क्योंकि इतने बड़े स्तर पर नेता आ रहे हैं? देखिए, मेरा कहना है कि बिहार का विकास का प्रचार तो करने दीजिए। ये लोग आएंगे तो बिहार का प्रचार होगा। अब सवाल यह कि आज की सीडब्ल्यूसी से परेशान कौन होगा? नीतीश कुमार को, बीजेपी को परेशान होना चाहिए या आरजेडी इससे जो है वो ज्यादा परेशान होगी? पहले जरा कौन आया कौन नहीं आया, समीर जी कुछ उसके बारे में और बता दें। सोनिया जी नहीं आई, प्रियंका जी भी नहीं आई। सोनिया जी का तय था, लेकिन स्वास्थ्य समस्याओं की वजह से सोनिया जी नहीं है। सोनिया जी का माना जा सकता है कि स्वास्थ्य की समस्या चल रही है, लेकिन प्रियंका गांधी का ना आना, भाई प्रियंका गांधी के साथ तो कोई स्वास्थ्य की समस्या नहीं है। प्रियंका गांधी तो गांधी परिवार से है, वायनाड से अब सांसद है, पार्टी का बड़ा चेहरा है, तो प्रियंका गांधी क्यों नहीं है? और ये कहा जा रहा है कि 2 दिन बाद प्रियंका गांधी आएंगी, रैली करना है, तो भाई 2 दिन और बिहार के अंदर घूम लेती। ऐसा होता है कि रैली करना है तो मैं आज नहीं आऊंगी। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक है, कोई बिहार के पार्षदों की बैठक नहीं होने जा रही है कि प्रियंका गांधी वहां से जाए। इतनी बड़ी बैठक है कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, बिहार को लेकर आपको निर्णय लेना है, बड़े डिसीजन होंगे। आपके तीनों राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, आपके तमाम पार्टी के बड़े सारे मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष सब आ रहे हैं। सारे बड़े कांग्रेस वर्किंग कमेटी सबसे बड़ी बैठक होती है, कांग्रेस सबसे बड़ी बॉडी है। उस बैठक में अगर प्रियंका गांधी नहीं आ रही तो ये बता रहा है कि प्रियंका गांधी कांग्रेस वर्किंग कमेटी को कितने महत्व से लेती है। अब शशि थरूर कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है, शशि थरूर की खबर है कि अभी तक फिलहाल वो पहुंचे नहीं है। मनीष तिवारी आमंत्रित थे, अभी वो नहीं पहुंचे इसके अंदर। आनंद शर्मा कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है, क्या आनंद शर्मा वहां भी दिख नहीं रहे सुबह से? तो क्या 4 बजे तक तो बैठक चलने वाली है, तो कब पहुंचे कि नहीं पहुंचे? नाराज खेमा नाराज ही है। अब फिलहाल मुझे तो ये लग रहा है कि नजर नहीं आ रहा है वहां पर। और प्रियंका गांधी का ना पहुंचा मुझे लगता है सबसे बड़ी खबर है कि क्या प्रियंका गांधी पार्टी से नाराज चल रही है, क्या बिहार में लेकर जो निर्णय राहुल गांधी ले रहे हैं उससे वो सहमत नहीं है, जिसके कारण प्रियंका गांधी ने दूरी बना ली है। देखिए, ये एक ऐसी बैठक होती है कि वैसा नहीं है कि भाई जैसे चुनाव समिति की बैठक होगी तो उसमें उम्मीदवारों की बात होगी, कितनी सीट लड़नी है। यहां तो एक ब्रॉड रेंज ऑफ इश्यूज पर लोग अपनी अपनी बात करते हैं और फिर प्रस्ताव पारित करते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर भी आपने सुना, आरक्षण बढ़ाना ये एक बड़ा मुद्दा है यहाँ का, और वोट चोरी साथ साथ में। नहीं, आपको लग रहा है कि सीडब्ल्यूसी ब्रॉड रेंज के लिए हुई है? कहते तो ऐसा ही है। ये लालू जी और तेजस्वी जी पर दबाव बनाने की कोशिश। 1940 के बाद अगर सदाकत आश्रम में बैठक हो रही है तो एक लाइन का एजेंडा है, उस एजेंडे को कैसे और मजबूत बनाएं उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बात भी कर लेंगे, राष्ट्रीय बात भी कर लेंगे, आरक्षण भी कर लेंगे, लेकिन एक लाइन का एजेंडा है,
वो एजेंडा ये है कि क्या तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव जी ये कांग्रेस पार्टी को 70 या उससे अधिक सीटें देने वाले हैं। इसके अलावा और कोई मसला नहीं। और अभी जिस तरह की स्थिति है उसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में कम्युनिकेशन की मुश्किल हो गई है। ये पहले वाला समय नहीं रहा। पिछले 3 महीनों में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के बीच में कम्युनिकेशन की गंभीर समस्या हो गई है। भले वो ऐसा कहने का आधार नहीं, आधार बड़ा साफ दिखता है ना। आपके प्रभारी की बात नहीं होती है, आपका अध्यक्ष कहता है कि हम बाद में तय करेंगे। तेजस्वी यादव की पार्टी के लोग कहते हैं कि अच्छा तेजस्वी के अलावा भी कोई नेता है क्या। तेजस्वी को मंच पर जाकर कहना पड़ता है कि जब तेजस्वी की सरकार आएगी, ये सब उनको बताना पड़ रहा है। और इस सब के बीच में दोनों पार्टियों की जो टॉप लीडरशिप है उसके बीच में कोई बातचीत नहीं। पिछले 3 महीने से कोई बातचीत नहीं है। यहां तक कि 16 दिनों की जो यात्रा थी, उस यात्रा की भी कोई ऐसी रणनीति बनी हो, उस रणनीति के तहत कुछ हुआ हो, ऐसा नहीं जो मुझे जानकारी मिली। अभी सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? तेजस्वी यादव और उनके आसपास के लोगों का मानना है कि कांग्रेस कुछ जोड़ने वाली नहीं है, लेकिन कांग्रेस हट गई तो नुकसान हो जाएगा। अगर कांग्रेस ने कहीं कुछ रिवोल्ट कर दिया, कुछ गड़बड़ कर दी, और उनका यह मानना है कि जो कांग्रेस थोड़ा सा अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रही, इससे नुकसान हो रहा है। उनका यह मानना है कि राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को कम से कम इस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल के पीछे खड़ा होना चाहिए। लेकिन सीडब्ल्यूसी करना, इसका सीधा सा मतलब है माहौल बना के रखना। और जब वहां सारे कांग्रेस के बड़े नेता रहेंगे तो कोई माने या ना माने, बड़ी पार्टी का थोड़ा ऑरा तो होता ही है। आप कह रहे हैं आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए हो रहा है। इसके बाद लेकिन शाम के कार्यक्रम में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी दोनों एक साथ होंगे, उसके बाद मैं पहले करता हूं। लेकिन सर, आपके लिए क्या अहमियत है इस प्रोग्राम की, और वाकई क्या आरजेडी पर इससे कोई प्रेशर बनाना जा रहा है? कल भी मैंने कहा था, जब इस पर चर्चा हो रही थी तो मैंने इस बिंदु को भी उठाया था। देखिए, जहाँ जिस राज्य में चुनाव होता है, आमतौर पर पार्टियां जो है, जो बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां, वो वहाँ पर अपना कार्यक्रम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी भी अपना जो महासमिति की बैठक होती है वो चुनाव वाले राज्यों में करती है। कांग्रेस भी करती है, हैदराबाद में किया था, बेंगलोर में किया था, अभी गुजरात में वर्ग कमेटी की बैठक की थी जिसमें राहुल गांधी ने वो सर, मैं ये पढ़ रहा था अभी, सॉरी, कि वो पूरा डिटेल थी कहाँ सीडब्ल्यूसी। तो मैं ये था कि सीडब्ल्यूसी तो दिल्ली में ही होती थी, लेकिन अगर अधिवेशन हो रहा है तो वहां सीडब्ल्यूसी हो जाए, वो अलग बात है। ये स्पेशल इसीलिए कि ओनली सीडब्ल्यूसी इज बीइंग अधिवेशन के साथ तो होती ही है सीडब्ल्यूसी बैठक, वो तो मैंडेटरी है। लेकिन कभी कभी रेयरली उन राज्यों से, गुजरात में भी हुई, ये रेयर है, लेकिन हाँ, गुजरात में भी हुई थी सीडब्ल्यूसी बैठक इलेक्शन के टाइम के पहले। तो इस तरह से ये करते हैं। उसका 2 मैसेज होते हैं। पहला मैसेज तो होता है कि आपने वर्कर को थोड़ा सा उसके अंदर उत्साह पैदा होता है, भाई बड़े नेता आ रहे हैं, राष्ट्रीय नेता आ रहे हैं, एक माहौल बनता है, मीडिया में खबरें आती हैं, नेताओं से कार्यकर्ताओं को मिलने का मौका मिलता है, ये सब होता है। और दूसरा, कार्यकर्ता जब गैल्वनाइज होता है। अब चूंकि यहाँ महागठबंधन का मामला है तो जाहिर है जब बड़े कांग्रेस ज़्यादा जोर शोर से अपने को प्रोजेक्ट करेगी तो जो सहयोगी दल है उन पर एक दबाव तो बनेगा ही। इसमें कोई मतलब दबाव ये बनेगा कि भाई ज़्यादा सीटों को लेकर बार्गेनिंग अभी होनी है, मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर के बातचीत, वैसे तो उसमें कोई डाउट नहीं है, तेजस्वी यादव हैं, लेकिन वो आरजेडी ने उनको घोषित किया है, अभी महागठबंधन ने घोषित नहीं किया है। अभी भी लेफ्ट ने भी घोषित नहीं किया है और ना ही जो है कांग्रेस ने घोषित किया है। जब महागठबंधन घोषित करेगा तब वो होगा। आरजेडी ने किया, वो आरजेडी के नेता है। तो ये भी है। और सबसे तीसरी बात ये, कांग्रेस अपने को रिवाइव करना चाहती है बिहार में। वो रिवाइवल के लिए भी ये जरूरी है उनके लिए। इसीलिए आप देखिए सारे उनके कार्यक्रम बिहार सेंट्रिक हो रहे हैं। और ये एक बड़ा वो मसला है। और एक और चीज ये है कि इस वर्किंग कमेटी के जरिए कांग्रेस जो है ये संदेश भी देना चाहती है कि उत्तर भारत में बिहार के साथ साथ वो उत्तर प्रदेश के लिए संदेश है कि भाई आगे हम उत्तर प्रदेश में भी बताया ना आपको, यहाँ योगी आदित्यनाथ का वो रैली, जाति रैली बैन वाला मुद्दा उठाया खड़गे जी ने, वो मतलब उसका मेंशन होना जो है मतलब बताता है कि उनके लिए कांग्रेस यही रुकने वाली नहीं हो, बिहार में भी, उत्तर प्रदेश में भी इस तरह के आयोजन करेगी। ठीक, अब मैं आपको जरा केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी की बात बता दूं, क्योंकि चिराग पासवान अपने गठबंधन में, एनडीए में, वो वहां प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं ज्यादा सीटों को लेकर के। तो उन्होंने इस बैठक को, जैसा अभी बात चर्चा हो रही थी, इसको शुद्ध दबाव की राजनीति के लिए किया गया एक काम बताया। उन्होंने कहा महागठबंधन में लड़ाई चल रही है वर्चस्व की, इसीलिए पटना में 85 साल के बाद सीडब्ल्यूसी बैठ रही है। बट ये कहीं ना कहीं पुनः वही दबाव की राजनीति है, जिस दबाव की राजनीति के तहत नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा कहते हैं कि हम 243 सीटों पे हम लोग चुनाव लड़ेंगे। जिस दबाव की राजनीति के तहत राहुल जी बिहार आते हैं, तेजस्वी जी के साथ पूरी यात्रा कर लेते हैं, बट एक बार भी मुख्यमंत्री के नाम पर उनके नाम की सहमति कांग्रेस की तरफ से नहीं देते। और अब सीडब्ल्यूसी मतलब पूरी कांग्रेस, जितने वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी
निर्णय लेने वाले महत्वपूर्ण लोग हैं वो सब यहाँ पर होंगे। तो कहीं ना कहीं दबाव, और दबाव से ज़्यादा मुझे लगता है बेहतर शब्द होगा वर्चस्व। वर्चस्व की लड़ाई है ये, कौन किस पे भारी है ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से पिछली बार ठीकरा पूरा कांग्रेस पे फोड़ा गया कि इतनी सीटें दिए थे, इतनी जीते, स्ट्राइक रेट आपका इतना कम था, तो अब कम देंगे, कहीं ना कहीं ये उसका जवाब देने का प्रयास। तो जो बात वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के सर पर हार का ठीकरा फोड़ा गया, तो ये बात तो ठीक है भाई, महागठबंधन के लोगों ने यही कहा और आरजेडी के लोगों ने भी कि अगर कांग्रेस थोड़ा और बेहतर करती तो हमारी सरकार बन जाती पिछली बार भी। लेकिन बिहार में अगर सबसे जबरदस्त लड़ाई जो चल रही है वोट की, वो है तो 36% ईबीसी वोट बैंक को लेकर के। ये वोट बैंक अभी तक नीतीश कुमार के साथ रहा है, उन्होंने इसको बड़ा नर्चर किया है, कल्टिवेट किया है। बीजेपी का भी इसमें दखल जो है वो माना जाता है। बीजेपी अगड़ा और ईबीसी ये कॉम्बिनेशन के ऊपर ज्यादा काम करती है। अब बिहार की अति पिछड़ा आबादी को अट्रैक्ट करने के लिए इंडिया गठबंधन, आज महागठबंधन कह लीजिए बिहार में, आज पटना में एक अति पिछड़ा न्याय संकल्प सम्मेलन आयोजित कर रहा है, जिसमें अति पिछड़ी जातियों मतलब ईबीसी के लिए एक घोषणा पत्र अलग से जारी किया जाएगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद राहुल गांधी इसमें शामिल होने के लिए जाएंगे, जिसमें तेजस्वी यादव, मुकेश साहनी, सीपीआई एमएल के सांसद सुदामा प्रसाद, ये सब वहां पर रहेंगे। और बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन SC/ST एक्ट की तर्ज पर बिहार में अति पिछड़ा अत्याचार निवारण एक्ट लागू करने का भी वादा करेगा। इसके अलावा सरकार बनने पर नगर निकाय और पंचायत चुनाव में ईबीसी आरक्षण मौजूदा 20% से बढ़ाकर 30% करने का भी ऐलान किया जाएगा। कांग्रेस ने ईबीसी वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अति पिछड़ा विभाग का भी गठन कर दिया है। तो पिछले कुछ वक्त से कांग्रेस में अति पिछड़ा विभाग के द्वारा पूरे बिहार में एक न्याय यात्रा के लिए कर्पूरी रथ भी चलाया गया था। अप्रैल में राहुल गांधी ने पटना में अति पिछड़ा समाज के लोगों को संबोधित भी किया था। अब ये एनडीए का वोट बैंक है, तो इसलिए उसमें सेंधमारी करने के लिए आरजेडी और कांग्रेस टिकट बंटवारे में ईबीसी को प्राथमिकता देंगी, ऐसा इस बार माना जा रहा है। इंडिया गठबंधन में मुकेश साहनी के रूप में अति पिछड़ा वर्ग का एक बड़ा चेहरा है। सीपीआई एमएल का भी इस वर्ग में एक अच्छा खासा दखल है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आज ये कार्यक्रम सम्मेलन होना है ईबीसी का, राहुल जी, उससे पहले आज पटना के सारे अखबारों में फ्रंट पेज पर नीतीश कुमार ने स्पेसिफिकली ईबीसी और ओबीसी के लिए क्या क्या काम किए उसके विज्ञापन छप गए। मतलब उनको नोटिस तो उन्होंने भी लिया कि आज शाम ये मिलने वाले, उससे पहले अपना क्रेडिट ले लो। नेचुरल, ये बात बिल्कुल साफ है। देखिए, इन चुनावों में जो सबसे ज़्यादा खतरा है वो जेडीयू के वोट बैंक को, और जेडीयू के वोट बैंक में ईबीसी जो आता है उसको लेकर नेचुरली खतरा रहेगा कि लोगों को लगता है नीतीश कुमार जो हैं उनकी सेहत को लेकर या उनके आगे नेतृत्व को लेकर वो जो शंकाएं हैं वो कहीं ना कहीं जो है आपको साफ दिखाई देती हैं। जो नीतीश कुमार, जैसे आप विज्ञापन की बात की आपने, अदरवाइज की, लेकिन ये भी बात सही है कि नीतीश कुमार ने ही तो पूरा सर्वे करवाया था और उसमें ये सारी चीज़ें निकल के आई थी कि भाई ईबीसी में कितने हैं, बाकी पिछड़े वर्ग कितना है, बाकी क्या है, ये सारा उन्होंने ही करवाया था। तो ऐसे में तो वो दबाव बना रहे ना कि इसको आपने क्यों नहीं लागू करवाया मोदी जी से कह के। नहीं, वो ठीक है दबाव बना रहे, पर उन्होंने भाई बीजेपी को उस वक्त तो बहुत ज्यादा इसके मतलब प्रो नहीं थी ना कि ऐसा सर्वे करवाया जाना चाहिए। लेकिन उन्होंने करवाया, बिहार बीजेपी साथ थी, लेकिन तभी ऑपोजिशन में, मैं केंद्र की बात कर रहा हूं। ऐसा बहुत सारा इंथ्यूजियाज्म तो नहीं था उस वक्त कि ऐसा किया जाना चाहिए, लेकिन नीतीश कुमार ने करवाया। तो ऐसे में नीतीश कुमार इस बात का श्रेय तो लेते ही है ना कि वो ईबीसी जो है या दलित है या जो पिछड़ा वर्ग है उसके साथ खड़े हुए हैं। तो अब दूसरी बात ये है कि क्या इससे फायदा होगा कोई, मतलब ये जो सम्मेलन हो रहा है, क्या कांग्रेस सच में कुछ बदल पाएगी? पिछले 2 चुनावों को अगर हम देखें तो उनका स्ट्राइक रेट कोई खास अच्छा है नहीं। पिछले चुनावों में 70 सीटों पर लड़े, 19 सीटें पाई, तो लोकसभा में भी कोई खास स्ट्राइक रेट नहीं रहा। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि इससे कोई ये दबाव, कोई इशू बनने वाला नहीं, कोई इशू नहीं। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा देता हूं, क्योंकि जाति जाति की बात सब जगह है। अब यहाँ ईबीसी के लिए अलग सम्मेलन, ईबीसी के लिए अलग एक्ट बनाने की बात है, आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, उसमें प्रतिशत 20 से 30% कर दो, ये सारी बातें यहाँ की जा रही हैं। तो अब ये देख लेते हैं कि पिछली बार खासतौर पर मैं आपको आरजेडी का एक डेटा दे रहा हूँ, देखिए कितना इंटरेस्टिंग डेटा है ये। आरजेडी ने कितना टिकट दिया किस जाति के लोगों को, उन जातियों का या उन वर्गों का समाज में, पॉपुलेशन में कितना आधार है। जैसे यादव की बात करते हैं, अगर आबादी 14% को, कुल टिकट में कितना प्रतिशत टिकट दिया आरजेडी ने? 40%। 14% आबादी यादवों की, 40% टिकट, 58 सीटें
वो मेरे ख्याल से 140 के करीब सीट लड़ी थी RJD। 144। हाँ 144, तो उसमें से 58 सीट यादव कैंडिडेट्स को मिली थी, 36 जीते, तो विनिंग परसेंटेज 60%। तो चलिए उसको ये लग सकता है भाई हमारा यादव कैंडिडेट जो है वो मजबूत उम्मीदवार होता है, जीतता भी, 60% का स्ट्राइक रेट ठीक ठाक है। लेकिन शिकायत होती है मुस्लिम आबादी की तरफ से, 17.5%, लगभग 18% पॉपुलेशन है, यादवों से ज्यादा 4%। इनको कितना प्रतिशत टिकट दिया RJD ने? 11%, यानी 17 भी नहीं दिया। 18% वाले को 11% टिकट, कुल 17 टिकट दिए थे, और 14% आबादी वाले को 40% टिकट दिया था। ऐसे अगर EBC की मैं अगर बात करूं, EBC की आबादी है 36%, टिकट कितना प्रतिशत दिया RJD ने? 17%, 24 सीटें जो है केवल वो दी थी। तो ये जो है, इस बातों में तो बहुत कुछ है ये, लेकिन वो दिखना यहां भी तो चाहिए। अब इस बीच में एक और खबर आ रही है, मैं इसकी बात करूंगा आगे आपसे, लेकिन एक खबर लेह से आ रही है, लेह से, लद्दाख के लेह से। यहाँ छात्रों और पुलिस के बीच में हिंसक झड़प हुई है। ये जो स्टूडेंट्स थे, ये सोनम वांगचुक के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे, और इस बीच छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई। छात्रों ने CRPF की गाड़ी में आग लगा दी है। ये छात्र केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे थे। सोनम वांगचुक अलग अलग मुद्दों को लेकर के एजिटेशन करते रहे हैं। बीच में वो एक बहुत लंबे वक्त तक एक अनशन पर भी थे। उससे क्या होगा सर? आदिवासी क्षेत्र में जब आप उसको शामिल कर लेंगे तो वहाँ की जो जमीन है और जो भी संसाधन है वो आप मतलब नहीं दे सकते, प्रोटेक्शन हो जाएगा, बाहरी व्यक्ति नहीं खरीद पाएगा। ओके, तो अब ये उन्हीं मांगों को लेकर छात्रों का प्रदर्शन यहाँ हो रहा था, लेकिन ये प्रदर्शन हो गया हिंसक। सोनम वांगचुक पर इसलिए हमको बात करनी चाहिए, कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक का सोशल बेस जो है वो कितना बड़ा है या नहीं है, त्रिपाठी जी? देखिए, सोनम वांगचुक, एक फिल्म आई थी और उसमें क्या नाम था? 3 इडियट्स। हाँ, रणछोड़ दास चाचड़ साहब कैरेक्टर का नाम, जो आमिर खान ने निभाया था। तो उसके बाद इनकी प्रसिद्धि बहुत हुई, और सोनम वांगचुक चूंकि इंजीनियर हैं, एक क्षेत्र में अपना इनका प्रयोग होता है, इन्होंने कई अच्छे प्रयोग किए हैं शिक्षा क्षेत्र और वहाँ के लोगों के लिए ये बड़ा सम्मानित है, बड़ा इनका ठीक ठाक सा प्रभाव रहता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, जैसे एक ये 6 शेड्यूल आपने पूछा कि क्या है, तो 6 शेड्यूल मतलब आप प्रोटेक्शन करने की बात करते हैं, प्रोटेक्शनिस्ट जो पॉलिसी के तहत वहाँ के लोगों के अधिकार हों, वहाँ के लोगों के लिहाज से तय होगा। अब लेह लद्दाख सीमावर्ती इलाका है, यहाँ पर भारत सरकार अपने लिहाज से चीज़ों को तय करती है। सेना का वहाँ बहुत दखल है, बहुत से इलाकों में बार बार ऐसी तनाव की खबरें आती हैं। वहाँ 6 शेड्यूल में डाल देना ये कोई बहुत समझदारी वाला निर्णय तो नहीं होगा। फिर सोनम वांगचुक, कई उनके अपने प्रयोग हैं, छोटे स्तर पर वो प्रयोग अच्छे भी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसी के लिहाज से सरकारें काम करें। पर्यावरण को लेकर ये बहुत सी लड़ाई लड़ते रहते हैं। अब जो कुछ जिसको कहते हैं कि जो फिजिबल मांगे होती है वो कई बार पूरी भी होती दिखती है, लेकिन ये तीसरी या चौथी बार अभी अनशन पर बैठे। आज मेरे ख्याल से 9वां 10वां दिन है उनका, और हर दिन वो PM से अपील करते हुए ये बात कर रहे होते हैं, तो शायद उनके समर्थन में लोगों को। मेरा बुनियादी सवाल मेरा ये है कि जब ये जम्मू कश्मीर से अलग किया गया लद्दाख को और यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो उस वक्त ये कहा गया था कि ये लद्दाख के लोगों की मांग थी कि हमारे साथ जो है न्याय नहीं हो पाता है, तो हमको अलग लद्दाख की ऑटोनोमस काउंसिल भी है। हाँ, नहीं तो वो तो तब भी थी, इस वक्त ये लगा था कि उनकी जो बुनियादी जो शिकायत थी उसको एड्रेस कर लिया गया। फिर उसके बाद, लेकिन ये अब ठीक आपने कहा, लगातार कुछ ना कुछ वहां पर जो है ये होता रहता है। उनकी बुनियादी मांग 6 शेड्यूल वाली है, लेकिन चूंकि ये देखिए जैसे गाड़ी में आग लगाई है, अब ये मामला थोड़ा सा ज्यादा गंभीर है ये, क्योंकि आपने ठीक बताया सीमावर्ती इलाका है, सेना की वहां पर काफी मौजूदगी भी है, और ऐसे वहां पर एक वायलेंट प्रोटेस्ट हो जाना ये चिंताजनक बात है। CRPF की गाड़ी में आग लगा दी गई है, लेह में छात्रों और पुलिस के बीच संघर्ष के बीच ये सारी बात हुई है। जी आप कुछ बोल रहे हैं सर? नहीं, मैं कह रहा था कि उनकी मुख्य मांग है 6 शेड्यूल की। उनका कहना है कि लद्दाख में पर्यावरण का जो है और आदिवासी जो, चूंकि उसका करेक्टर, उनका कहना है कि ये ट्राइबल करेक्टर है, यहाँ 90% से ज़्यादा आदिवासी लोग हैं, इसलिए इसको 6 शेड्यूल में लिया जाना चाहिए। जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से ये पूरी तरह फिट बैठता है, वो उनकी मांग है। और मोदी जी के बड़े प्रशंसक रहे हैं वो। जब 2014 में मोदी जी आए थे देश के केंद्रीय उसमें, तो सोनम वांगचुक उन लोगों में थे जिन्होंने मोदी जी के आने का बहुत स्वागत किया था, उनको बड़ी उम्मीद भी थी और वो काफ़ी प्रशंसक रहे। लेकिन धीरे धीरे वो इस मुद्दे को लेकर के लगातार आंदोलन करते रहे और दिल्ली तक आए। दिल्ली में भी अनशन किया उन्होंने, यहाँ भी लद्दाख में भी बैठे, लंबा चौड़ा अनशन भी चला उनका, कई बार वो आश्वासन भी मिला और अनशन तोड़ा भी उन्होंने, लेकिन वो मांग उनकी पूरी नहीं हुई। अब
फरवरी में थोड़ी आवाज, तस्वीरों में जो आवाज है वो सुनाते रहिए वांगचुक जी। की फरवरी में केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ बैठक भी हुई थी और उन्होंने कहा था कि हमारी एक मांग है उसे आप पूरा कर दीजिए कि हमारे आप चुनाव करवा दीजिए, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए हमें ले को। हम बहुत लंबे समय तक किसी के अधीन नहीं रह सकते, आप हमें पूर्ण राज्य का दर्जा पहले दीजिए, चुनाव करवाने का घोषणा कीजिए। केंद्र सरकार ने कहा कि ये बहुत संभव नहीं फिलहाल। पूर्ण राज्य का दर्जा कौन चाह रहा है? लेह में मांग रहे हैं। लद्दाख पूर्ण राज्य का दर्जा चाहता है। पूर्ण राज्य का दर्जा जा रहा है, कह रहे हैं बहुत लंबे समय तक हम प्रशासनिक इसमें नहीं रह सकते, सबसे पहले आप हमारे उसमें चुनाव करवाने की घोषणा कीजिए। केंद्र सरकार ने कहा कि अभी हमारा समय नहीं है, हम आगे इस पर विचार कर रहे हैं और आने वाले समय में हम पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। लेकिन चूंकि वो चाह रहे हैं कि तत्काल आप इसको इम्प्लीमेंट करें या सरकार ये घोषणा करे कि आने वाले समय में एक तारीख दे दे, डिक्लेयर कर दे कि इस तारीख के पहले हम चुनाव वहाँ करवा देंगे। केंद्र सरकार फिलहाल उसके लिए तैयार नहीं और उसी के लिए लोग सब इतना वहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में फिर केंद्र सरकार इस पर विचार क्या ये व्यवहारिक मांग है? लद्दाख फिलहाल व्यवहारिक नहीं है। लद्दाख बिल्कुल, अगर आप इस पूरे रीजन को देखें तो अगर आप कश्मीर का रीजन देखेंगे और लद्दाख का बहुत अलग बिल्कुल अलग आपको दिखाई देगा। और वहाँ पे पूरी डेमोग्राफी अलग है, वहाँ पर बुद्धिस्ट बहुत सारे हैं, उनका कल्चर अलग है, बहुत सारा बिल्कुल डिफरेंट है। टेरेन भी अलग है, समाज कल्चर भी अलग है, कल्चर भी अलग है, बिल्कुल ठीक अलग है। तो इसलिए ये मांग करना कि पूर्ण राज्य उसको मिलना चाहिए कोई गलत मांग नहीं है। लेकिन क्या ऐसे क्योंकि वहाँ पे चाइना किर्गिस्तान का प्रेजेंस है, चाइना ने इसी लद्दाख के इलाके में ही अक्सर जो है वो झड़पें हुई हैं। तो गलवान मैं वही बोल रहा हूँ, इसीलिए ये देखिए तस्वीर सर, एक बार तस्वीर में दिखा दूं। ये देखिए तस्वीर, जब थोड़ा उग्र हुए ये लोग, ये छात्र प्रदर्शनकारी जो हैं, तो फिर वहाँ एक गाड़ी फूंक दी गई है पुलिस की। वैसे 4 राज्य हैं जो 6 शेड्यूल में हैं, मिजोरम, असम, अरुणाचल और मेघालय। बेसिकली जहाँ ट्राइबल कल्चर है, इसी आधार पर मांग रहे हैं। नहीं, लेकिन जो बात आप कह रहे थे कि अरुणाचल भी तो चाइना के बॉर्डर पे है, तो बॉर्डर स्टेट्स तो देश में बहुत सारी बॉर्डर स्टेट है और मिजोरम, देखिए राजस्थान, गुजरात सब बॉर्डर स्टेट है। मैंने इसीलिए शुरू में कहा कि यहाँ पे राज्य की मांग करना कोई गलत बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई सोनम वांगचुक कोई ऐसी मांग कर रहे हैं जो कि नहीं दी जा सकती, इलेजिटिमेट मांग नहीं है। हाँ, इलेजिटिमेट मांग नहीं है। और मुझे लगता है कि ये आने वाले समय में ये होने भी जा रहा है कि ऐसा होगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा कल्चर भी अलग है, पूरी डेमोग्राफी भी अलग है, बड़ा डिफिकल्ट क्षेत्र है, बहुत छोटे छोटे गांव बसे हुए हैं, ट्राइबल बहुत ज़्यादा रीजन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये मांग ऐसी नहीं है कि जिसको नहीं पूरा किया जा सकता। अब इस पर भारत सरकार का रुख क्या है, ये भी हमें समझना चाहिए। गृह मंत्रालय तो बहुत स्पष्ट बोल दिया था बैठक में कि हम अभी आपको किसी भी तारीख का गारंटी नहीं दे सकते, चुनाव कब करवाएंगे, आने वाले समय में वहाँ पर क्या बेहतर व्यवस्था हो सकती है उसके बाद हम तारीख तय करेंगे। लेकिन वांगचुक का कहना था कि नहीं, आप पहले एक तारीख तय कर दीजिए कि 6 महीने, 8 महीने या 7 महीने के अंदर इस तारीख के पहले आप वहाँ चुनाव संपन्न करवा देंगे। केंद्र सरकार ने उसके लिए बहुत स्पष्ट बना किया है कि वहाँ की भी जो भौगोलिक स्थिति है, वहाँ जो स्थितियाँ हैं, हमको आपको देखिए, ये रिपोर्ट किया गया है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर ही ये प्रदर्शन है। तो मतलब इस वक्त प्रमुख मांग जो है वो पूर्ण राज्य का दर्जा है। वही एक मांग कही थी बैठक में। खबर आपको लद्दाख की हम दिखा रहे थे, फिर एक बार आपको उसका अपडेट दे दें। लद्दाख में एक प्रदर्शन स्टूडेंट्स की तरफ से किया जा रहा है। वहां पिछले कई दिनों से 15 दिन से लगभग एक आंदोलन कर रहे हैं सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक। वो अनशन पर बैठे हुए हैं। मांग की जा रही है लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की और साथ ही इसको संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की। और अब आज प्रदर्शन में जो वहाँ के कुछ युवा लोग थे, छात्र थे, वो पुलिस के साथ भिड़ गए और उसमें पुलिस की गाड़ी को आग भी लगा दी गई है। और इनके साथ केंद्र सरकार लगातार बातचीत करती रही है और अगली दौर की बातचीत 6 अक्टूबर को होनी भी है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय वो शामिल होते आए हैं। आगे भी उनके साथ बात होगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि बहुत देर कर रही है सरकार हमारी इन दोनों मांगों पर। हम 5 साल से ये दोनों मांगों को लेकर सरकार से बार बार आग्रह कर रहे हैं, लेकिन इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, एक तो ये आज के प्रदर्शन में क्या हुआ, इसका कोई अपडेट आपके पास हो, और ये जो इनकी मांगे हैं, मुद्दे हैं, ये इस पर बातचीत कहां तक बढ़ी आगे? सौरभ, ये सोनम वांगचुक पिछले लंबे समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। पहले भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया था और फिर अभी भी अनशन पर ये हैं। और ये अनशन के साथ साथ ये 15वां-16वां दिन है। 35 दिन से ये प्रोटेस्ट लगातार जारी था और ये अपनी मांग को लेकर, ये जो पूर्ण दर्जा था, राज्य का दर्जा लेह को, लद्दाख को, उसकी मांग को लेकर ये थे। और ये कहा गया था कि इनको पहले भी
सरकार के द्वारा कहा गया था कि इनको जल्द से जल्द वो पूरा दर्जा मिलेगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं। उसके अलावा जो लेह हिल काउंसिल है, उनके जो अधिकार लोग हैं, उनसे हमारी बात हुई, 6 शेड्यूल को लेकर बात हुई। उन्होंने कहा कि 6 अक्टूबर को है, लेकिन जो पेशेंस हैं, क्योंकि लद्दाख के लोगों को अभी तक सिर्फ दिलासे मिले हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कोई काम नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर में अलग तरीके से प्रोग्रेस डेवलपमेंट की जा रही है, लेकिन लद्दाख को पूरी तरह से पीछे छोड़ते हुए दरकिनार कर दिया। तो उसी की वजह से आज जब ये प्रोटेस्ट काफी उग्र हुआ, जो वहां पे छात्र थे और साथ में युवा थे, वो लोग रोड पर निकले। उसे रोकने के लिए जो पुलिस अधिकारी हैं, साथ में पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उन्होंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसी बीच ये काफी आमने सामने की लड़ाई हुई, और जिसमें टीयर गैस और साथ में जो वहां भीड़ को तितर बितर करने के लिए काफी पुलिस को जद्दोजहद करनी पड़ी। तो ये तस्वीरें हैं, और साथ में जो सोनम वांगचुक है, उनके और जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा हमारी बात हुई। और अभी जो है, अब एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज भी अब से कुछ देर बाद यहाँ पे दी जाएगी, और उन्होंने कहा है कि जो फेस्टिवल थे लद्दाख के जो मनाए जाने थे, उसको कैंसिल कर दिया गया, क्योंकि वहां पर इस तरह से उग्र प्रदर्शन होते हुए उसे देखा गया है। तो ये जो लद्दाख ऑफिशियल्स हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि कैंसिलेशन कर दिया गया है जो फेस्टिवल 2025 लद्दाख में होना था, बिकॉज ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। तो इसका अब जो रिपरकशन है वो ग्राउंड पर दिखाई दे रहा है, और साथ में युवाओं का ये जो प्रोटेस्ट है वो अब काफी तेज हो गया है, जिसमें स्टोन पेल्टिंग हुई, प्रोटेस्टर्स जो हैं आगे की तरफ बढ़े, आगजनी की कोशिश की गई। तो ये जो स्थिति है वो अब ऐसा नहीं लग रहा कि कंट्रोल होगा। हालांकि 6 अक्टूबर को एक हाई लेवल मीटिंग होनी है, जिसमें एक बार फिर से बातचीत की जाएगी, लेकिन जो इनकी मांग है उस मांग को लेकर ये लोग बिल्कुल अड़े हुए हैं। और 6 शेड्यूल लद्दाख का जो ये प्रोटेस्ट है वो वायलेंट होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि सोनम वांगचुक के ये बार बार अपील कर रहे हैं कि इसे शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए, इसमें कहीं से भी उपद्रव ना किया जाए, कहीं से भी आगजनी ना हो, लेकिन ये सिचुएशन कंट्रोल नहीं लग रही है। अवनीश, आपके पास फिर कोई अपडेट आए तो जरूर जुड़े हमारे साथ। ये जो आपने देखा, एक तो ये बड़ा रेयर है, कश्मीर में तो पत्थरबाजी वगैरह अब 2019 के बाद से बिल्कुल बंद ही हो गई है, लेकिन जब पहले कभी वो दौर भी था तो भी लद्दाख एक बिल्कुल पीसफुल डोमेन में रहता था। तो वहां पर किसी भी तरीके की, चाहे छोटी से ही अगर हिंसा होती है, कहीं आगजनी होती है, तो वो एक बड़ी बात मानी जाती है। तो इसीलिए ये आज थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये तस्वीरें लद्दाख से ऐसी आती हुई देखकर। ये प्रोटेस्ट पे बैठे, एक कारण ये भी था कि वो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें CBI की करप्शन की जांच चल रही, वो जांच कर रही है, तो उसका भी विरोध कहीं ना कहीं इनके बातों में था। जब ये अभी ये मतलब अनशन पे ही बैठे हुए थे, और उसमें ये विरोध कर रहे थे कि ये जो किस तरह से जो CBI है वो, या केंद्र जो है वो किस तरह से वहाँ की चीज़ों में इंटरफेयर कर रहा है, या CBI किस तरह से वहाँ पे काम कर रही है, इस सब चीज़ों को लेकर भी। देखिए, ये जैसा मैंने आपको बताया, सरकार ने एक हाई पावर्ड कमेटी बना रखी है, जिसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के स्तर से बातचीत होती है यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स, लद्दाख के सोशल रिप्रेजेंटेटिव से, और इसकी आखिरी बैठक 27 मई 2025 को हुई भी है। अब उसकी जो अगली डेट है वो 6 अक्टूबर दे दी गई। तो ये लोग, इनकी नाराजगी ये भी है कि क्यों हम अनशन पर बैठे हैं, 14 दिन अनशन को हो गए हैं, आप कह रहे हैं कि हम 21 दिन से बैठे हैं, वो कह रहे हैं आप कह रहे हैं हम 6 अक्टूबर को मिलेंगे, तो अर्जेंसी नहीं उनको दिखाई दे रही। अर्जेंसी नहीं, लेकिन अभी जो हुआ है, ये हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेट लर्निंग, ये इनको 54 एकड़ जमीन अलॉट की गई थी 2018 में। सरकार की तरफ से वहां का जो ऑटोनोमस काउंसिल का डिप्टी कमिश्नर है, उसने इनको नोटिस दिया और कहा कि जिस काम के लिए ये दिया गया था, क्योंकि इन्होंने कहा था कि वैकल्पिक कैसे होगा, क्या चीज़ें होंगी, कैसे हिमालय बचाए जा सकते हैं, वो काम इन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से वो 54 एकड़ जमीन वापस ले ली गई। वापस लेने के बाद ये प्रदर्शन हिंसक हुआ है। बाकी सारी मांगे जुड़ी हुई हैं, बाकी सब कुछ ठीक है, लेकिन ये जो ट्रिगर पॉइंट कहते हैं वो ये है नंबर 1। दूसरा, ये सोनम वांगचुक जब इसको यूनियन टेरिटरी बनाया गया लद्दाख का, तो बड़े प्रसन्न थे। वो ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी ने वो काम कर दिया है जो हमारी बड़ी जरूरत थी। अभी वो क्या कहने लगे, कहे कि हम जम्मू कश्मीर के साथ ही भले थे। पिछले कुछ समय से उनका ये स्टैंड बदला है। तो ये भी सवाल उठता है कि आखिर जब वहीं के वो रहने वाले हैं, इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति, इतना सब कुछ उनको पता है, तो एक समय में वो ऑटोनॉमस की बात कर रहे थे,
फिर उसके बाद कहने लगे कि जम्मू कश्मीर के साथ हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ के लोगों को अधिकार नहीं मिल रहे हैं, जबकि अभी भी वहां के सारे जो अधिकार, क्योंकि पूर्ण राज्य को तो बहुत अधिकार मिल जाते हैं, लैंड डिस्प्यूट से लेकर रेवेन्यू कलेक्शन से लेकर, लेकिन जो ऑटोनोमस काउंसिल है वो भी सारे काम वही करती है और उसमें वहीं के लोग शामिल होते हैं। इसके बावजूद ये मांग है, तो ठीक है पूर्ण राज्य का दर्जा या 6 शेड्यूल करके उनको ज्यादा अधिकार देना, इस पर सरकार बात करेगी, लेकिन अचानक ये थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि कड़ा रुख उन्होंने क्यों अपनाया है और बदले क्यों है, ये सवाल भी खड़ा होता है। नहीं वो हाँ वो अलग वो विषय है, लेकिन इनका ये भी आरोप है कि बीजेपी ने 2020 के हिल काउंसिल के इलेक्शन में 6ठी अनुसूची देने का वादा भी किया था, तो फिर वो काम अब तक क्यों नहीं हुआ? नहीं ये ठीक बात है, ये हो सकता है, और मतलब कहीं की भी किसी की मांग है तो आपको सुनना पड़ेगा। और वैसे भी लेह लद्दाख तो पूरा का पूरा ट्राइबल एरिया ही है, तो वहां मतलब 6 शेड्यूल का मतलब क्या है, आप जैसा है वैसा रखेंगे, उसको संरक्षित रखेंगे। एक तरह समझिए जैसे उसको थोड़ा और अच्छे संदर्भ में समझिए तो कोई पुरानी इमारत है ऐतिहासिक महत्व की, तो उसका आप कहते हैं कि बेसिक बचा रहे, लोग जाके गड़बड़ न कर दें। 6 शेड्यूल का मतलब हुआ कि जो ट्राइबल ट्रेडिशन है, दूसरी चीजें हैं, वो सब आप बचा सकें। अब क्या वो सब नहीं बच पा रहा है, क्या उसको किसी तरह का खतरा है? और जो सरकार कहती है कि सीमावर्ती राज्य है, भले दूसरे सीमावर्ती राज्य पूर्ण राज्य हैं, क्या लेह लद्दाख को छोटा राज्य होगा, उसको अलग से पूर्ण राज्य का दर्जा देना चाहिए, ये सवाल। एक इशू और चल रहा है वहां पर, वो ये भी है कि लद्दाख 1 लोकसभा सीट मानी जाती है, हाँ 2-4, जबकि आप उस रीजन को देखें तो मेजॉरिटी बौद्ध है लद्दाख के एरिया में, साथ में कारगिल है, वो कारगिल शिया मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो ये भी मांगे कि दोनों को अलग अलग लोकसभा सीट दी जाए, और इसीलिए जो करगिल की जो वहां पे एसोसिएशन है वो कभी भी सोनम वांगचुक के साथ खड़ी हुई आपको नहीं दिखाई देगी। अच्छा, वो हमेशा विरोध डिमांड से अलग है, वो बिल्कुल जो सोनम वांगचुक नहीं इस बार साथ हो गई, जाना वो तो लद्दाख के साथ जाने नहीं चाहते, कश्मीर में रहना, वो या तो कश्मीर में रहे या उनको अलग यूनियन टेरिटरी बनाओ, वो तो एक तरह से वो अलग ही उनकी अपनी पहचान है। और वो जो कश्मीरी मुस्लिम है ना, सुन्नी मुस्लिम, उनसे भी अलग है वो, शिया है, या फिर वहाँ वो गुजर हैं जो आपके वन गुजर जो मुस्लिम जो है वो लोग हैं। और आप याद करिए करगिल की घुसपैठ की जानकारी उन्होंने सबसे पहले दी थी, करगिल के जो लोकल चरवाहे हैं। 12 फरवरी को आपको केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक होती है, अमित शाह जी के साथ आपकी बैठक होती है, आप बाहर आके कहते हो कि भाई बैठक बहुत अच्छी रही, हम संतोषजनक रही। मई की बैठक से आप संतुष्ट हो जाते हो कि नहीं, केंद्र सरकार से जो हमें प्रस्ताव मिला उस पर हम विचार कर रहे हैं और अच्छा प्रस्ताव है, बातचीत सकारात्मक रही है। उसके बाद आप अचानक से इस तरीके से लेके आंदोलन खड़ा कर देते हो और छात्र हिंसक हो गए। हालांकि वांगचुक ने कहा हिंसा ना करें, लेकिन छात्र सड़क पर उतर के आ गए। केंद्र सरकार ने तो कहा है कि जो आपकी मांगे हैं वो जायज है, हम उससे विचार कर रहे हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कि 2 दिन के अंदर जो आप मांग कर रहे हो हम 2 दिन, महीना भर या 3 महीने के अंदर इसको इम्प्लीमेंट कर दे। वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति वो भौगोलिक स्थिति बहुत अलग है, भारत के अन्य राज्यों के साथ लेह लद्दाख की तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि वो सीमावर्ती राज्य है, वहाँ पर चीन का एक दबाव पड़ सकता है। तो भारत को तमाम तरह की चीज़ों को देखने के बाद निर्णय लेना होगा कि वहाँ कब चुनाव करवाया जाए, कब उसे एक राज्य का दर्जा दिया जाए। तो मुझे लगता है कि लेह लद्दाख के लोगों को भी समझना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर से इसको अलग किया तो उसके विकास के लिए इतना पैसा केंद्र सरकार दे रही है, तो उनकी मांगे भी केंद्र सरकार सुनेगी। लेकिन इस तरीके से अगर वो उपद्रव करेंगे, हिंसक प्रदर्शन करेंगे, वहाँ अराजकता होगी, तो उसका फायदा तो पड़ोस के दुश्मन देश उठाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस समय शांति की ज़्यादा जरूरत है। और केंद्र सरकार ने बार बार आपसे हर बैठक में कहा है, और बैठक के बाद तो खुद वांगचुक जी का बयान था कि केंद्र सरकार के प्रस्ताव से हम सहमत है, बातचीत सकारात्मक रही है और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही लेह के अंदर चुनाव होंगे। तो केंद्र सरकार करेगी। मुझे लगता है थोड़ा इन्हें धैर्य रखना चाहिए। इस तरीके से हिंसक प्रदर्शन करने से लेह की जो खूबसूरती और लेह का जो सम्मान है कि भाई वहाँ लोग शांत रहते हैं, मुझे लगता है कि पूरे देश में नकारात्मक इसका संदेश जाएगा। लेह के युवा भी शांति रखे। केंद्र सरकार से बातचीत है, 6 अक्टूबर को आपकी बातचीत होने वाली है। आप सारे मुद्दे रखिए, केंद्र सरकार आपसे बात करेगी। प्रोटेस्ट करने के लिए देखिए वो लोग कभी ऐसा भारत विरोधी पता ही नहीं है, वो तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। लद्दाख के लोग पूरी तरह से भारत के साथ हैं, उनकी अपनी कोई मांगे हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। लगातार अनदेखी जो हो रही है, देखिए ये कहना यहाँ बैठ करके हम सब कह सकते हैं कि क्यों कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उनकी भी समस्याएं हैं। वहाँ पर जिस तरह से लगातार जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बदल रही है, वहाँ जिस तरह से जो है ये आपकी क्या कहते हैं इकोलॉजिकल कंडीशंस खराब हो रही हैं, तो बेरोजगारी की समस्या भी वहाँ पर है। तो उनके अपने कंसर्न हैं जिनको एड्रेस करना चाहिए। 6 शेड्यूल की मांग आप सही कह रहे हैं कि लद्दाख काउंसिल के चुनाव में जो है वादा किया था, उसके बाद 2020 से 2025 हो रहा है, तो कुछ ना कुछ तो उनको इंगेज रखना चाहिए बातचीत में। अब फरवरी में एक बातचीत होगी, उसके बाद आप बैठ गए, हाई पावर कमेटी कोई मीटिंग नहीं होगी, तो मई में मिले, मई में हुई है सर, मई से आज अब अक्टूबर में आ रहे हैं ना। है। मैं आपको बताऊं, जब कश्मीर में आतंकवाद चल रहा था
तो लद्दाख में ऐसा कुछ शांत नहीं था होता। बिल्कुल, बिल्कुल शांत। लोग लद्दाख जाते थे। तो ये अनप्रेसिडेंटेड है कि वहां पर लोग उठ खड़े हों, वहां पर लोग प्रदर्शन करें। तो मुझे लगता है कि वो जो अलग राज्य की मांग कर रहे हैं उसको समझना चाहिए, एड्रेस करना चाहिए किसी न किसी रूप में, पूर्ण राज्य में दें, कुछ विधानसभा दें, कुछ दें। केंद्र सरकार ने कुछ कभी तरीके मना नहीं से- करा ना सर, मना तो नहीं किया केंद्र सरकार ने, हमेशा आप बैठक में कहा रेजोल्यूशन है। चाहते हैं ना, आप किसी रेजोल्यूशन निर्णय आप वो को चाह रहे पहुंचिए। तत्काल सॉल्यूशन, तो तत्काल संभव नहीं है ना। मना तो कोई सरकार नहीं करती। देखिए, मुझे लगता है कि ये कह देना कि अब चूंकि बड़ा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं तो उन्हें पूर्ण राज्य का दर्जा दे दीजिए। जब हम कहते हैं केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो केंद्र शासित प्रदेश भी एक स्टेटस ही है जो अलग से दिया जाता है किसी को भी। अब मूल बात क्या है? मूल बात यह है कि वो कह रहे हैं यहाँ जो काउंसिल के लोग हैं, जो अधिकारी हैं, वो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, यहाँ पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। मुझे लगता है कि उन मुद्दों पर निश्चित तौर पर भारत सरकार को, केंद्र सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए, उसको समझना चाहिए। अगर वो इश्यू रिजॉल्व कर पाएंगे, उसका समाधान कर पाएंगे तो शायद पूर्ण राज्य, ठीक है इच्छा सबको होती है, शायद उस मांग से इतर भी बहुत कुछ बातचीत हो सकती है। और अगर मुझे लगता है कि जिस तरह का काम हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, लेह लद्दाख में भी वो काम बहुत साफ साफ दिखता है, वो बात शायद वहां तक पहुंचाने में नाकाम रहे और इसके लिए केंद्र सरकार को ही इनिशिएटिव लेना पड़ेगा और कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है। देखिए, पूर्ण राज्य की मांग है या वो सही कह रहे हैं, कुछ चीजें दूसरी भी एड्रेस करनी चाहिए। भाई तोप का होता ना, तोप का लाइसेंस मांगो तो बंदूक तो मिल ही जाएगा। तो अगर वो पूर्ण राज्य की मांग कर रहे हैं तो उनके जो दूसरे इश्यूज है कम से कम उनको तो सरकार एड्रेस करे। पूर्ण राज्य के मामले में आप बात कर सकते हैं। एक अपडेट मैं और देता हूं। एक्चुअली आज जो ये प्रदर्शन हो रहा था, तो इसमें जो ये प्रदर्शनकारी थे, ये कंप्लीट शटडाउन इन्फोर्स कराना चाहते थे। ये चाहते थे लद्दाख बंद होना आज पूरी तरीके से। तो वो एक मुद्दा रहा है। तो ये आज अचानक क्या हुआ? तो बड़ी तादाद में निकले होंगे, अलाउ नहीं किया होगा। हाँ, बड़ी तादाद में निकले होंगे बाजार। नहीं, उसका मूल वही है जो सोनम वांगचुक की जमीन कैंसिल हुई है 54 एकड़, ट्रिगर पॉइंट वो है। बाकी सारी चीजें हैं, वो आंदोलन था, लेकिन आज उसी की वजह से लोग सड़कों पर निकले। नहीं, लेकिन ये है बात जो है थोड़ी चिंतापूर्ण है और इसका निवारण जो है वो जल्द होना चाहिए। इनका कहना है कि जो वहाँ नारे लग रहे हैं वो है लद्दाख को राज्य बनाओ, वादा खिलाफी बंद करो। ये प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि 2019 में लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के वक्त जो वादे किए गए थे, जैसे विशेष संवैधानिक अधिकार, स्थानीय पहचान की सुरक्षा, वो पूरे नहीं हो गए। अब ये कह रहे हैं कि अगर लद्दाख को जल्द राज्य का दर्जा नहीं दिया गया तो हमारी संस्कृति, भाषा, पर्यावरण, इस सब पर गंभीर खतरा मंडराने लगेगा। इसलिए लद्दाख को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत संरक्षण मिले, ये मांग कर रहे हैं। और आज जो है पुलिस और सीआरपीएफ इन सब ने, क्योंकि आज अब ये शटडाउन की कॉल थी तो वो काफ़ी चौकस थे। और उसके बाद फिर जो आपने देखा कि कहीं पर कुछ उग्र हो गए कुछ लोग और फिर कुछ पत्थरबाजी हुई और फिर सीआरपीएफ की एक गाड़ी में जो है आग। लेकिन उन्होंने ये चेतावनी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती है तो ये आंदोलन और व्यापक होगा और उग्र भी हो सकता है। देखिए, अब ये उग्र होगा नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूँ कि, क्योंकि वहाँ की संस्कृति ऐसी नहीं है कि बहुत उग्र आंदोलन होते रहे। बट लेकिन एक बात बताऊं सर, आप सभी लोग मुझे लगता है लद्दाख गए हुए हैं। आप लद्दाख में जाइए तो आपको ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता कि मतलब और राज्यों के लोगों की बाढ़ आ गई हो, कुछ हो। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम लोग दिखाई देते हैं और वहीं के लोग दिखाई देते हैं ज्यादा। पूरा भाई टूरिज्म पर चलता है वो। और बाकायदा वहां पे आंदोलन चला था कि जो कश्मीरी मुसलमान हैं वो लद्दाख छोड़ के बाहर जाएं, ये आंदोलन तक चला था। तो वो अपने कल्चर के प्रति बहुत सारा टूरिज्म सेक्टर उन्हीं स्थानीय लोगों के हाथ में ही है। अच्छा, एक अपडेट मुझे और दिया जा रहा है कि ये जो आगजनी हुई है दरअसल ये बीजेपी दफ्तर के बाहर हुई है। तो इनका गुस्सा जो था वो, चूंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंटर में, तो इसलिए बीजेपी पर था। तो वहीं ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहीं पर ये कुछ उग्र हुए। बीजेपी का ही है ना, सांसद भी बीजेपी का ही है। तो ये वजह रही होगी। अब अगर सांसद भी जीत के आ रहा है तो सांसद भी तो कुछ जनाधार रखता होगा तभी तो जीत रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी का अच्छा आधार रहा है। बीजेपी लद्दाख से जीतती रही है। पिछली बार लद्दाख काउंसिल बीजेपी जीती। तो फिर तो ये और स्ट्रेंज है कि आप जनप्रतिनिधि आपके हैं और उसके बावजूद आप ही के खिलाफ जो है वह प्रोटेस्ट हो रहा है। नहीं, प्रोटेस्ट हो रहा है और मुझे लगता है कि इसमें बिना किसी देरी के गृह मंत्री अमित शाह को सीधे हस्तक्षेप करना चाहिए। वो अगर सीधे इस पे बात करेंगे तो निश्चित तौर पर जब इतना बड़ा व्यक्ति बात करता है तो वैसे भी बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाती हैं और उनके चूंकि हाथ में रहेगा कि वो ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन ले सकते हैं, कुछ दे सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं, या वो खुद जाएं या वहां से प्रतिनिधिमंडल को बुलाएं। मुझे लगता है कि बहुत संवेदनशील मसला है जब कोई भी ऐसा सीमावर्ती राज्य बिना किसी वजह के, मैं बिना किसी वजह कह रहा हूं तो उनकी तो वजह है, लेकिन ऐसी वजह नहीं कि ऐसी आगजनी होने लगे, ऐसे तोड़फोड़ होने लगे, उसको रोकने के लिए तुरंत ये काम करना ही चाहिए। इसमें देरी ठीक, इसके लिए सही शब्द है अप्रत्याशित। बिल्कुल अप्रत्याशित है।
वाकई, और ये स्टूडेंट्स का ज़्यादातर जो प्रदर्शनकारी हैं ये स्टूडेंट्स ही हैं, तो ये भी एक बात इसमें जो है वो सामने आई। जी जेनजी है। अब सोचिए सर, जेनजी ना कहें किसी, सोचिए अब जेनजी अब एक चीज के साथ जुड़ गया है तो हम बिल्कुल जेनजी हम चर्चा सोचिए जरा सौरभ जी, ये लद्दाख फेस्टिवल का समय है जिसको कैंसिल किया गया, लद्दाख फेस्टिवल, उसके हेडर में चल रहा है सर जेनजी, उसकी होर्डिंग लगी हुई है। हमारे यहाँ के युवा ऐसे नहीं है सर, इस तरह से अरे जेनजी मोर्चा लिखा हुआ है। ये जो सामने आपको दिख रहा है ना, ये बीजेपी का दफ्तर ही है, जहाँ गाड़ी चल रही है उसके सामने बीजेपी का दफ्तर है, वहां पर ये किया गया है। पत्थरबाजी हो रही है वहीं पर, आप देख रहे हैं। ये तस्वीरों में फिलहाल आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ असंतोष जो है बड़ा खराब निकला है इस तरीके से। लद्दाख की संस्कृति है नहीं वैसे, टूरिज्म पर भी इसका असर पड़ेगा सर, लोग इतना घूमने जाते हैं लद्दाख। इतना बड़ा मामला नहीं हुआ है अभी ये, मतलब ये बट संदेश इसका नोटिस लेकर के जल्द से जल्द मामले को शांत किया जा रहा है। पूरे लद्दाख में, लेह में हो रहा है, ऐसा भी नहीं है कि पूरे लद्दाख में फैला हुआ है, लद्दाख बहुत बड़ा है उसे। तो नेपाल में काठमांडू में ही हुआ, बाकी पूरे नेपाल में नहीं, नेपाल में बाकी तो जगह वो जो सेंटर होता है ना, सेंटर तो राजधानी होती है, लद्दाख वहाँ पर नेपाल में अलग अलग जगहों पर भी हो रहा है। उतना देखिए पहले मैं नेपाल तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सेंटर तो वही होता है, जब ये जम्मू राजधानी कश्मीर का जो हिस्सा था तो उस वक्त एक लोकसभा सीट और 4 विधानसभा सीटें भी हुआ करती थी इसकी, तो वो विधानसभा की सीटें भी खत्म हो गई, बस तो अब वो केवल एक हिल ऑटोनोमस काउंसिल है और एक लोकसभा है, तो ये वहां पर है और बाकी उपराज्यपाल होंगे। पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 4 सीटें थी इनकी। जी, तो ये इस वक्त जो है तस्वीर आप देख रहे हैं लद्दाख की। अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया सरकार की तरफ से औपचारिक तौर पर नहीं आई है, सरकार का इस प्रदर्शन पर क्या कहना है या इनकी मांगों पर क्या कहना है, लेकिन ये हो सकता है कि जो अब 6 अक्टूबर की डेट दी गई मीटिंग की उसको सरकार थोड़ा और जल्दी कर ले तो बेहतर है। मुझे लगता नहीं कि इससे जल्दी सरकार करेगी बातचीत, सरकार कहेगी 6 अक्टूबर की डेट तय है और बहुत ज़्यादा दिन में नहीं, ऐसा भी नहीं कि कुछ महीने इंतजार करना है 6 अक्टूबर के लिए आपके लिए। 12-15 दिन के अंदर बैठक होगी। लोग अनशन पे बैठे हैं, नहीं अनशन तो बैठे हैं लंबे समय से, लेकिन सरकार ने तब भी कहा था जब वो अनशन पे बैठे थे वांगचुक, सरकार ने कहा था कि अनशन करने की जरूरत नहीं है, बैठक होने वाली है और जो प्रस्ताव है उस पर चर्चा हो रही है, दोनों बातचीत कर रही है, केंद्र सरकार भी बातचीत कर रही है और वहाँ के जो प्रतिनिधि वो भी बातचीत कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा धैर्य रखना चाहिए था, 6 अक्टूबर की आप बैठक करते, अगर आपको लगता है कि कोई नतीजा नहीं निकल रहा तब आप सरकार को चेतावनी देते कि भैया हम भूख हड़ताल पर जाएंगे या वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। अचानक जब 6 अक्टूबर की डेट तय है, सरकार आपसे लगातार 4 दौर की आपसे बातचीत हो चुकी है और अचानक आप सड़कों पर निकल आओ, उग्र प्रदर्शन कर दो, हिंसक प्रदर्शन करना शुरू कर दो, देश की संपत्ति को आप नुकसान पहुंचाना शुरू कर दो। ये जितने प्रदर्शनकारी हैं इनके नेताओं ने पिछले कल बोला था कि ये हिंसक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आज अचानक कुछ हुआ, तो ये बात काफी दिनों से चल रही है, लेकिन अब बात मानी नहीं जा रही। आप चाहे पूर्व चेतावनी भी दे दें, लेकिन हिंसा तो फिर हिंसा बिल्कुल निश्चित रूप से, मैं तो वो मानता ही हूँ कि हिंसा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों की, क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है दुनिया में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल संयुक्त राष्ट्र के मंच से भारत की बात की, उनको बोलना था यूएन जनरल असेंबली में और बहुत दुनिया देख रही थी कि ट्रंप यहां से क्या बोलेंगे, तो लेकिन ट्रंप साहब ने किया वही जो उनको करना था, वहां से भी भारत का नाम ले दिया, चीन का भी साथ में नाम लिया और हम पर आरोप लगाया कि हम युद्ध की फंडिंग कर रहे हैं यूक्रेन के ऊपर जो रूस ने युद्ध छेड़ रखा है। यूएन जनरल असेंबली में संबोधन में ट्रंप ने कहा कि दोनों पड़ोसी देश रूस से तेल खरीदना जारी रखकर रूस को यूक्रेन युद्ध के लिए फंड कर रहे हैं। ट्रंप ने नेटो देशों को भी रूस से एनर्जी खरीदने को लेकर सीधी चेतावनी दी। उन्होंने कहा मैं बड़ा हैरान हूं कि चलिए ये चीन और भारत, हम पर तो आरोप पहले से लगा रखा है, तभी हम पर ये 25% की पेनल्टी भी लगी हुई है कि ये तेल खरीदते हैं, ये फंडिंग करते हैं, तो इसमें नया कुछ नहीं था और अब भारत में किसी को फर्क भी नहीं पड़ता। ऑनेस्टली बात तो ये है, क्योंकि भारत सरकार तो कोई नोटिस लेती नहीं। कल मैं देखा था राजनाथ जी जो मोरक्को में गए थे, तो वहाँ उन्होंने इस बात का जवाब भी दिया, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, उनसे वहाँ बात हुई थी कि भाई भारत जवाब क्यों नहीं देता, बोल करके भारत का विदेश मंत्रालय या प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते। तो उन्होंने कहा कि देखिए जो समझदार लोग होते हैं वो हर बात पर रिएक्ट नहीं करते, भारत हर बात पर इसलिए रिएक्ट नहीं करता। तो ट्रंप बोलते रहे, कोई उसमें कुछ बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा आश्चर्य मुझे यह है कि यूरोप के देश भी खरीद रहे हैं रूस से, तो तुम चाहते हो कि मैं रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाऊं और तुम तेल खरीदते रहो, तो ये तो नहीं चलेगा। तो उन्होंने भारत चीन के साथ साथ यूरोप की भी बात की, आपको सुनाता हूं। China and India are the primary funders of the ongoing war by continuing to purchase Russian oil, but inexcusably even NATO countries have not cut off much Russian energy and Russian energy products, which, as you know, I found out about 2 weeks ago, and I wasn't happy
Think of it. They're funding the war against themselves. अब ट्रंप ने फिर इसके बाद जो दूसरा, वो तो व्हाइट हाउस पहले ही बता चुका था कि ट्रंप साहब ने दुनिया में 7 जंगें रुकवाई हैं और वो इसके बारे में भी बात करेंगे, तो ये उन्होंने किया भी। अपने भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल प्राइज का जिक्र किया और कहा कि लोग कहते हैं कि मुझे 7 जंगें रुकवाने के लिए नोबेल का जैसा पुरस्कार जो है मिलना चाहिए, लेकिन मेरे लिए असली पुरस्कार ये है कि लाखों लोग अब हिंसक युद्धों में मारे नहीं जा रहे हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण पुरस्कार जीतना नहीं, जीवन बचाना है। अब यहां आप समझिए, ये ट्रंप साहब की हताशा है, क्योंकि उनको समझ में आ गया कि अब ये नोबेल के लिए मैं कितना अपने आप को बोलूं, कितना मैं बात बढ़ाऊं। भाई भारत जैसा देश भी मुझे नॉमिनेट कर दे तो बात समझ में आती है, तब तो कुछ वजन भी आएगा उस बात में। और हमसे तो नाराज भी इसीलिए है ना कि हमने नहीं किया, पाकिस्तान ने झट से कर दिया था इनको नॉमिनेट। तो अब वो पहले ये कहते थे कि नोबेल मुझे मिलना ही चाहिए, अब वो कहते हैं ना मिले तो कोई बात नहीं, तो अब वो दूसरी लाइन पर आ गए। लेकिन हां, क्रेडिट लेने के लिए उन्होंने यूएन का मंच भी छोड़ा नहीं। Everyone says that I should get the Nobel Peace Prize for each one of these achievements. But for me, the real prize will be the sons and daughters who live to grow up with their mothers and fathers, because millions of people are no longer being killed in endless and unglorious wars. What I care about is not winning prizes, it's saving lives. We saved millions and millions of lives with the 7 wars. And we have others that we're working on and inject the faith. अब ट्रंप साहब ने कितनी जंगें रुकवाई, कितनी वो नहीं रुकवा पाए, ये तो अलग बात है। लेकिन ये कि नोबेल उनको मिल जाता तो शायद वो इतिहास में उनका नाम वो दर्ज हो जाता। और खासकर जब ओबामा को नोबेल मिला हुआ है तो वे चाहते हैं कम से कम मैं वहां तो पहुंचूं, मेरी उतनी तो चर्चा होनी चाहिए दुनिया के अंदर। लेकिन ऐसा जो है वो होता हुआ दिखाई दे नहीं रहा है। तो यूएन के मंच से भी राहुल जी भारत की बात, भारत फंड कर रहा है लड़ाई को। एक बार मोदी जी बोल दें बस कि हाँ दिया। बात अजीब बात है, उन्होंने जिस मंच से वो बात कर रहे थे, उन्होंने यूएन की कितनी छीछा लीडर की है, ये आप सोचिए। यूएन को उन्होंने ऐसी संस्था बताया है कि जिससे कुछ नहीं हो सकता है। वो एक चिट्ठी लिखने लायक है बस, कि जिसमें सख्त, हाँ, उन्होंने बड़ी सख्त चिट्ठियां लिखते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं। फिर उन्होंने दूसरा अपने नेटो देशों के लिए क्या कहा, वो आप देखो। उनको कहा कि योर कंट्रीज आर गोइंग टू हेल। अच्छा, योर कंट्रीज आर गोइंग टू हेल, ये उनके शब्द हैं कि आप जिस तरह से इमिग्रेंट्स को आने दे रहे हैं, आपकी जो देश हैं वो जाएंगे, बेसिकली भाड़ में जा रहे हो तुम। तो अब आप क्या, ऐसे व्यक्ति से आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करते हैं? आप बार बार ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने ये जंगें रुकवा दी। आपने जंग रुकवा दी रशिया वाली, इतनी आप आए थे तो आपने कहा था मैं उसके लिए तो देखिए उन्होंने खुल के ये क्या वो मान रहे हैं इस बात को कि उन्होंने बोला ना कि ये मुझे लगा था कि मैं ये जंग बहुत जल्दी रुकवा दूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि पुतिन। इजराइल वाली रुकवा लो, उसको तो फंड करते हो, उसको तो सारा कुछ करते हैं। इजराइल वाला तो बात ही नहीं करते। नहीं, अब सर वहां 2 मामले हैं, या तो नेतन्याहू इनके हाथ में है नहीं, या आप पर्दे के पीछे से साथ में हो और सामने बोलते हो। बिना अमेरिका के नेतन्याहू कर सकते हैं क्या ये सब? दूसरी बात ज्यादा सही है आपकी। मैं ये बोल रहा हूँ, बिना अमेरिका के क्या इजराइल ये सब कर सकता है? आप यूएन के पूरे फोरम पे उसको, तो मोटी बात ये कि मैं ये जो पूछ, जो भूमिका ट्रंप चाहते हैं कि मैं चौधरी मैं बनूं या सरपंच मैं हूं, मेरी बात सब लोग माने और मैं झगड़े वगड़े सबके सॉल्व करा लूं, क्या वो पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं ट्रंप आपको जब से आए? देखिए, ट्रंप ने अपनी क्रेडिबिलिटी जो है खो दी। जो अमेरिकी राष्ट्रपति की एक साख होती थी कि भाई अमेरिका का राष्ट्रपति कुछ बोलता था तो लोग सोचते थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है। अब ट्रंप, एक तो पहली बात सुबह क्या बोलेंगे, शाम को क्या बोलेंगे, इससे कोई भरोसा नहीं है। दूसरा, वो जिस तरह भारत वाले मसले पर शायद 40 से 50 बार मतलब कह चुके हैं, उस बात को रिपीट करते रहते हैं। नोबेल पुरस्कार के लिए ऐसा लग रहा है जैसे वो मान चुके हैं नोबेल उनको मिलना नहीं, तो उनका मेरे लिए नोबेल कोई महत्व नहीं है। अब बच्चों की मुस्कान हमारे लिए ज्यादा महत्व है। तो भाई वो गाजा में बच्चे मर रहे हैं, उनकी भी बात कर लो। बिल्कुल ठीक। उसमें तो आप जो है कोई एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। लड़ाई वहां भी हो रही, लड़ाई वहां भी हो रही है। और आप रूस और यूक्रेन के बहाने कभी नाटो को डांट रहे हो, यूरोप के देशों को, कभी भारत पर कसने की कोशिश कर रहे हो, कभी चीन पे बोल रहे हो। कर क्या रहे हो आप? कोई उनकी दिशा, मतलब मुझे तो लगता नहीं कोई दिशा उनकी। वैसे इसके यूएनजीए साइडलाइंस में इनकी बहुत सारे मुस्लिम देशों के राष्ट्रपतियों से मुलाकात होनी है और खबर आज ये छपी थी कि वो गाजा पर ही होनी है, कि गाजा का क्या किया जाए, फ्यूचर क्या है, उस पर ये कई अरब कंट्रीज और मुस्लिम कंट्रीज से मिल रहे हैं यूएन की साइडलाइंस में। नहीं, अगर मिलते हैं और कोई रास्ता निकलता है तो अच्छी बात है, निकले।
लेकिन कितना निकलेगा कितना नहीं निकलेगा, और उसमें भी करेंगे क्या? पहले तो इन्होंने कहा नहीं था हम गाजा को खरीद लेंगे। भाई खबर तो ये भी आती है ना कि गाजा को खाली करा के इजराइल और वहां ट्रम्प टावर बनवाएगा। अब इंटरनेशनल उसमें जो है सोशल मीडिया में इस तरह खबरें भी चलती हैं। तो आप सवाल ये है कि आप उसको जो है कितना गंभीर होगा उस लड़ाई को रुकवाने के लिए। और यूक्रेन वाले मामले में भी ठीक है, जेलेंस्की इनकी नहीं मान रहे, पुतिन आप देखा कि क्रेडिबिलिटी नहीं रह गई है ट्रंप की अब। लेकिन ट्रंप के साथ कुछ ऐसा और हो गया जो भाई अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तो नहीं होना चाहिए। कम से कम अपना देश यूनाइटेड नेशंस का मंच, और वहां क्या हुआ उनके साथ, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली को उन्होंने संबोधित तो किया, लेकिन भाषण शुरू होती है गड़बड़ हो गई। उनके टेलीप्रॉम्प्टर ने काम करना बंद कर दिया जिसमें सामने भाषण वो आ रहा था। तो ट्रंप ने कहा कि जिसने इस टेलीप्रॉम्प्टर को खराब किया है अब उसकी खैर नहीं। राष्ट्रपति का टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो जाए यूएन के मंच पर, पूरी दुनिया देख रही है। चलिए इतना भी होता तो ठीक था। अभी देख रहे हैं आप तस्वीर में सीढ़ी चढ़ के जा रहे हैं, एस्केलेटर भी खराब हो गया। ये और इनकी वाइफ मिलेनिया थे, गिरते गिरते बचे। 80 साल से ज्यादा की उम्र है। जब ये अपनी वाइफ के साथ यूएन की बिल्डिंग में दाखिल हुए तो कुछ देर के लिए एस्केलेटर रुक गया। तो उसका भी जिक्र करते हुए ट्रंप ने कहा कि वो और उनकी वाइफ इतने फिट हैं इसलिए वो बच गए, लेकिन जिसने भी ये एस्केलेटर लगाए हैं और जो टेलीप्रॉम्प्टर का ऑपरेटर है उनको मुझे ठीक करना पड़ेगा। फिर उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र से उन्हें बस 2 ही चीजें मिली हैं, एक खराब एस्केलेटर जो बीच में रुक जाता है और एक टेलीप्रॉम्प्टर जो काम नहीं करता। सौरभ, पर एक मजेदार बात है, साथ वाला एस्केलेटर चल रहा था तो इधर से इधर आ जाते। अब पता नहीं उनको दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन सवाल यह है कि संयुक्त राष्ट्र देशों के संकट में कोई मदद नहीं करता तो फिर उसके होने का असल उद्देश्य क्या है, यह भी उन्होंने सवाल उठाया। सुनाता हूं आपको। And I don't mind making this speech without a teleprompter because the teleprompter is not working. I feel very happy to be up here with you nevertheless, and that way you speak more from the heart. I can only say that whoever's operating this teleprompter is in big trouble. All I got from the United Nations was an escalator that on the way up stopped right in the middle. If the First Lady wasn't in great shape, she would have fallen, but she's in great shape. We're both in good shape. We both stood. And then a teleprompter that didn't work. These are the 2 things I got from the United Nations, a bad escalator and a bad teleprompter. तो ये अजीबोगरीब चीज जो है वो ट्रंप साहब के साथ हो गई। अब मैं आपको एक और वाकया दिखाता हूं जो इसी दौरान हुआ। जब ट्रंप यूनाइटेड नेशंस में स्पीच देने के लिए जा रहे थे तो सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ भी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति कभी सड़क मार्ग से कहीं जाते हैं तो आसपास का ट्रैफिक रोक दिया जाता है, सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं। उसी वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, उनको भी यूनाइटेड नेशंस से फ्रेंच एम्बेसी लौटना था, लेकिन ट्रंप के लिए सारी सड़कें बंद कर दी गई, ट्रैफिक रोक दिया गया। तो न्यूयॉर्क पुलिस ने प्रेसिडेंट ट्रंप के काफिले को भी रोक दिया। अब वो उसकी तस्वीरें आप देखिए। हाँ सॉरी, इमैनुअल मैक्रोन की गाड़ी रोक दी। अब रोके जाने के बाद फ्रांस का राष्ट्रपति न्यूयॉर्क में फिर गाड़ी से उतरा, सड़क पर खड़े पुलिस वाले के पास गए और उनको बताया मैं फ्रांस का राष्ट्रपति हूं और मुझे यहां जाना है और मेरी गाड़ी को जरा आगे जाने दीजिए। उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन वहां जो पुलिसकर्मी था उसने कहा कि सॉरी सर, मैं पहचानता हूं आप कौन है, लेकिन मैं आपको जाने नहीं दे सकता। और इसके बाद प्रेसिडेंट मैक्रोन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन लगाया। सेलफोन आपने उनके हाथ में देखा ना, सेलफोन फोन लगा दिया सीधा। इसी प्रोग्राम में मैंने आपको एक बार खबर बताई थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप के वो पर्सनल फोन बहुत यूज करते हैं, मोबाइल फोन, और उसमें गिने चुने राष्ट्राध्यक्षों के नंबर हैं और वो नंबर उन्होंने उनके साथ भी शेयर किए हुए हैं, जिनमें इमैनुअल मैक्रोन और नरेंद्र मोदी दोनों हैं। फिर इन्होंने ट्रंप को बताया कि साहब ट्रैफिक बंद हो गया आपके आने की वजह से, मैं फंस गया हूं। अब यह नहीं पता चल पाया कि ट्रंप ने इनको क्या कहा, लेकिन इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति पैदल एम्बेसी की तरफ रवाना हो गए। वहां क्या हो रहा था दिखाता हूं आपको। I'm sorry, President. I'm really sorry. It's just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. I'm sorry. If you don't see it, let me cross. How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you.
Put yourself in the picture. So it's better than the earth have so much time. ये देखिए, अब कोई इन्होंने कोई जबरदस्ती तो नहीं किया होगा इनके साथ, हो गया, लेकिन ये मजेदार वाकये जो है हो जाते हैं बड़े बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ हो जाते हैं त्रिपाठी जी। नहीं, हम तो वो वाला लगा जिसे यहाँ नहीं, कोई दिल्ली पुलिस रोक लेती है और कोई फोन पे बात कराता है, कहता जरा बात कर लो चाचा जी से, विधायक जी से। तो कुछ उस टाइप का मामला हो गया। लेकिन ये चिंता की बात है, ये मतलब लाइटर नोट पे हास्य के तौर पर बहुत अच्छा है, लेकिन वो अमेरिका जहां इस तरह की बैठक हो रही हो, दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष हों, वहां की पुलिस इतना भी मैनेजमेंट नहीं कर पाएगी कब फ्रेंच प्रेसिडेंट निकलेंगे और कब अमेरिकन प्रेसिडेंट निकलेंगे, इतना भी उनको नहीं समझ है। उनके पास एक ऑल्टरनेटिव रूट तक नहीं, जबकि आमतौर पर जो भी मुझे जो जानकारी है, सबको जो जानकारी है कि जो वीवीआईपी रूट्स होते हैं उसमें कम से कम 2 से 3 रूट होते हैं, आमतौर पर तो पहला रूट ही फेल नहीं होता है। और एक राष्ट्राध्यक्ष आया हुआ है और उसको फोन करना पड़ जा रहा है। मुझे लगता है ये अमेरिका के कोलैप्स होते सिस्टम के बारे में दिखाता है। आप ये ज्यादा पढ़ लिया आपने, नहीं बहुत सीरियस मैं कह रहा हूं, ये मजाक नहीं है। क्योंकि आप अगर इस वक्त ये जरा आप कल्पना करके देखिए ना, किसी भी आप जरा सोच के देखिए। चलिए मैं आपको एक दूसरा सिनेरियो तुरंत रखता हूं। भारत मंडपम में G20 की मीटिंग हो रही थी और जरा सोचिए कि भारत के प्रधानमंत्री के काफिले की वजह से किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष को ऐसे वेट करना पड़ता या वो ऐसे फोन कर देता, हम लोग क्या करते उस वक्त? हम ही लोग भारत का टीवी चैनल ये कहता कि अरे ये क्या हो गया, कौन जिम्मेदार है, कौन सा अधिकारी है, हो सकता है पीएमओ से उसकी सफाई भी आती, दिल्ली पुलिस कमिश्नर कार्रवाई हो जाती, कमिश्नर सस्पेंड हो जाता। ये समझना पड़ेगा ना कि जैसे यहाँ सारा कार्यक्रम भारत सरकार का है, तो भारत की दिल्ली ट्रैफिक पुलिस या दिल्ली पुलिस सब मैनेज करेगी। वहां कौन करता है वो ये पता नहीं। यूएन का, मैं ये कह रहा हूँ, क्या यूएन का अपना अलग कोई ऐसा डिप्लोमेटिक विंग होता है? न्यूयॉर्क पुलिस ही करेगी। अंडर में है, यूएन के अंदर जो है, यूएन की अपनी सिक्योरिटी है, शेड्यूल बदल दिया, लेकिन सड़क पर न्यूयॉर्क पुलिस ने अपना शेड्यूल बदला, ये शेड्यूल चेंज कर यूएनजीए में उनका भाषण था, भाषण के बाद वो तुरंत आराम करने एम्बेसी को जा रहे थे, जबकि उनका 15 मिनट बाद निकलने का प्रोग्राम था। एनीवे देखिए, ये तो जो हुआ त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ये बताता है कि आप कितनी तैयार हैं या कितने गंभीर हैं। पुलिस को ऐसे किसी भी वीवीआईपी की सिक्योरिटी की जानकारी 1-1 मिनट की होती है। मेरा प्रश्न दूसरा है, वो ये कि जिस तरीके से अब अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी होने लगी है, कोई किसी ने मैक्रोन की टीम से वो वीडियो बनाया ना पुलिस वाले से बात करते हुए, ट्रंप से फोन पे बात करते हुए वीडियो रिकॉर्ड किया, फिर उसको रिलीज किया। ट्रंप सारी डिप्लोमेसी मीडिया के सामने, कैमरों के सामने करते हैं, राष्ट्राध्यक्षों को बुलाकर बेइज्जत वो कैमरे पर करते हैं। G20 में जाते हैं तो वहां लोग मजाक उड़ाते हैं ट्रंप का, उसकी वो उसके भी वीडियो बनते हैं और रिलीज भी होते हैं। कोई आंख मार रहा है कनाडा का प्राइम मिनिस्टर, ट्रंप बगल में बोल रहा है और वो आंख मार रहा है कि देखो क्या कह रहा है ये। तो ये डिप्लोमेसी एक बड़ी गंभीर कला थी, उसका तमाशा बना दिया गया है। ये पूरा विश्व जो है वो बदल रहा है, तो इसमें अब नेता भी बदल रहे हैं। अब ट्रंप जैसा नेता कब आपने देखा था? कौन सा आपने राष्ट्रपति जो है अमेरिका का ऐसा देखा है जो इस तरह से बिहेव करता है? तो ट्रंप का जो इफेक्ट है वो बहुत बड़ा है, और ना केवल हर चीज बड़ी वॉलेटाइल हो गई है, ना केवल मतलब मैं ये बोलूं डिप्लोमेसी में है, बल्कि हर चीज पे है, इकोनॉमी पे, बाकी सब चीजों पे ट्रंप इफेक्ट आ रहा है। एक खबर आपको और इंटरेस्टिंग खबर देता हूं समीर जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास। यही संयुक्त राष्ट्र महासभा में सारे देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने अपनी अपनी स्पीच दी। किसी ने हिंदी, किसी ने अपनी भाषा में दी, किसी ने अरेबिक में, किसी ने किसी और स्पेनिश में, किसी ने अंग्रेजी में। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति वहां पर आए और अपनी स्पीच खत्म करने के बाद उन्होंने कहा, ओम शांति। इंडोनेशिया दुनिया में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश, और वहां के राष्ट्रपति हैं प्रोबोवो सुबियांतो, फिलिस्तीन के समर्थन में स्पीच दे रहे थे, 2 स्टेट्स थ्योरी का समर्थन कर रहे थे। जब उनका भाषण लेकिन खत्म हुआ तो सब चौंक गए। उन्होंने कहा, ओम शांति ओम। शालोम, ओम शांति 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 ओम, नामो बुद्धाया। Thank you very much. Shalom. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. और वही बाकायदा हाथ जोड़ के ओम शांति 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 ओम। समीर जी भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से यूएनजीसी के असेंबली में इस तरीके से ओम शांति ओम का जिक्र करना, वो भी इंडोनेशिया के जहाँ सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्री है,
तो ओम का जो चमत्कार है, ओम का जो असर है और ओम का जो अनुभूति लोगों को होती है, उन्हें भी अनुभूति हुई होगी ओम की, इसलिए उन्होंने आज इस तरीके से सार्वजनिक मंच पर जिक्र किया और बताया कि ओम शांति ओम से कितनी शांति और मिलती है, सद्भावना वाला मंत्र है। दूसरा, ट्रंप के बारे में जिक्र करना था कि ट्रंप के आप बयान को आप लगातार देखिए। कल उन्होंने बयान दे दिया कि रशिया कागजी शेर है और यूक्रेन चाहे तो अपनी जमीन उनसे वापस ले सकता है, जबकि अभी 13 अगस्त को जब उनके अलास्का में मीटिंग हुई थी तब उन्होंने कहा था कि भाई यूक्रेन को अपना 20% जमीन छोड़ना पड़ेगी तभी युद्ध रुक सकता है। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन और नाटो देश मिलकर रूस को हिसाब चुकता कर सकते हैं। रूस अब लगभग खत्म हो चुका है, कोई अगर बड़ा शक्तिशाली देश होता तो 7 दिन के अंदर यूक्रेन को निपटा देता। कागजी शेर है तो करवा लो जंग खत्म। तो वही कहना है कि अब वो रूस को इस कागजी शेर बता रहे हैं। पहले वो कह रहे थे कि भाई रूस से अगर आपको हिसाब करना है तो आपको जमीन छोड़ना पड़ेगी। तो ये बड़ा मुश्किल है कि ट्रंप क्या बोलेंगे, किसके साथ जाएंगे। और ट्रंप की जो अब स्थिति बन गई है, कोई भी देश उसे गंभीरता से लेता नहीं। उन्हें लगता है कि आज ट्रंप हमें जो कह रहे हैं कल उस बात पर स्थिर रहेंगे कि नहीं रहेंगे। तो ट्रंप का यही व्यवहार मुझे लगता है सभी देशों को ये तय। हाँ सर, इंडोनेशिया देखिए 90% मुस्लिम आबादी है इंडोनेशिया की, दुनिया की सबसे बड़ा ज्यादा मुस्लिम आबादी है, लेकिन वहाँ नाम सब बिल्कुल बोलने वाला था, इनके नाम अरबिक नहीं है। सुहार्तो, सुकार्नो, मेघावती सुकार्नो, सारे मुस्लिम हैं। ये आपके ये युद्धन्यो, ये भी इनका जो नाम है। और इनसे इनकी एयरलाइन का क्या नाम है? गरुणा एयरलाइंस, गरुण। इनके एयरपोर्ट पर भगवान विष्णु की मूर्ति मिलेगी आपको। इनके यहाँ इंडोनेशिया में अभी गया हूँ, मैं भी गया हूँ, इतनी मूर्तियाँ वहाँ आपको बुद्ध की, गणेश की, विष्णु की, राम की आपको मिलेंगी, घरों के बाहर लगी हुई। रामलीला होती है, रामलीला होती है इंडोनेशिया की रामलीला। और मैंने पूछा एक बार तो उनका ये कहना था कि साहब हमारा रिलीजन इस्लाम है, कल्चर हमारा इंडोनेशियाई है। तो ये बहुत बड़ा सबक है, खासकर उन देशों के लिए जो मतलब इस्लाम का मतलब खाली अरब समझते हैं। और मुझे लगता है बीमारी हमारे यहाँ भी है, हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बीमारी है, हमारे पूरे एशिया में है। अच्छा, दूसरा त्रिपाठी जी, और ओम शांति ओम दुनिया में मतलब वैसे देखें तो कितने लोग जो हैं राष्ट्र अध्यक्ष के लिए, वहाँ जितने लोग बैठे हैं, कितने लोगों को पता होगा ओम तो शायद पता हो, ओम शांति, शांति ओम का क्या मतलब होता है। उसके बावजूद उनका एक कहना है, इसका मतलब ये इनकी यूसेज में है ये चीज। हाँ, बिल्कुल। देखिए दुनिया में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो एक तरह से कहते हैं ना कि वो माइलस्टोन जैसा हो जाता है, वो हिस्ट्री क्रिएट होती है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का ओम शांति 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 ओम कहना, ये भी मैं एक इतिहास की तरह देखता हूँ। हमारे रूट्स, या जिसको हम हिंदू धर्म के रूट्स कहते हैं, तो वो इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, कंबोडिया हो, श्रीलंका तो मान लीजिए कि वो घोषित तौर पर है, नेपाल है, पाकिस्तान बांग्लादेश कट कर गया है, काबुल कंधार जिसको हम कहते हैं, वो सब हमारे इतिहास के हिस्से हैं। लेकिन एक कालखंड में वो सब टूटता गया और सबसे जो दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि भारत के लोग उसको नहीं करते। भारत में सामान्य तौर पर ओम शांति कहना ये किसी भी हिंदू परंपरा परिवार का हिस्सा था। अब आप जरा बोल दीजिए, कोई बोल देगा क्या, बुलवा के दिखा दीजिए मैं क्या। अरे वो बोल देगा पोंगा पंथी है, नहीं तो हो सकता है ब्राह्मणवादी कह दे, या और कुछ नहीं सूझेगा तो एक सबसे अच्छा होता संघी कह देगा। ये आप जरा सोचिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये ऐतिहासिक है, दुनिया इस बात पर चर्चा कर रही है, कालखंड बदल रहा है। हम भारत के लोग कब इसको समझेंगे और कितनी गंभीरता समझेंगे, इसको समझने की जरूरत है। आप सब चीजें प्रतीकात्मक तौर पर ही होती हैं, लेकिन आप राम मंदिर देख लीजिए या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारत के धर्म की प्रतिष्ठा है, उसको भी इससे जोड़कर देखा जाना चाहिए। व्यवहार में हिंदू धर्म वही वाला है जिसको बार बार हम कहते हैं सनातन शांति वाला। जोड़ दी गई सर, मैं कह रहा हूं एक बार सुनवा में देता हूं। इस पर आप बोलिए, सुनवा दीजिए एक बार फिर से आप, बहुत ही अच्छा है सुनने में। Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Thank you very much. नमो बुधाया शायद बोला, नमो बुधाया। बौद्ध भी हैं वहाँ पे? हाँ, बौद्ध हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इन्होंने जब एक छोटी सी चीज उसके बाद इन्होंने जब अपनी शपथ ली थी ना, तो कुरान पे ली थी। अच्छा, 10 सेकंड तो इस्लामिक है ना। देखिए ओम शांति ओम जो है, मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, आज भी बच्चे केंद्रीय विद्यालय में जो पढ़ते हैं ना, तो जो प्रार्थना है वो वेद मंत्र की है, अस्तोमा सदगमय तमसोमा ज्योतिर्गमय, उसके बाद अंत में आता है ओम शांति ओम। ये हम सब बोलते हैं, तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है ओम शांति ओम। ओम शब्द को कभी भी किसी भी सांप्रदायिक नजरिए से देखा ही नहीं गया दुनिया में।
हमारे यहाँ देखा जाता है। नहीं, जो देखते हैं वो संकीर्ण है। मैं तो योग कह रहा को हूं, देखा जाता है यहाँ तो योग भी हिंदू है। नहीं, यहाँ पर योग मैं तो ओम की बात, हम तो भाई केंद्रीय विद्यालय तो आज से थोड़ी बने हैं केंद्रीय विद्यालय, और बच्चे उसमें पढ़ते हैं, आज भी पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते थे उसमें। ओम शांति ओम बाकायदा प्रार्थना में था, आज भी है। अस्तु मां सदगमः नहीं, खैर इन्होंने दिल जीत लिया, इन्होंने जो बात की अच्छी बात है। बस मैं यही बता रहा था कि ऐसा नहीं है कि उनके कल्चर का सर, ये तो यही तो बात सबसे बड़ी है समझाने की। आपका धर्म, आपका फेथ अलग है, कल्चर अलग है। और इंडोनेशिया फेथ, मेरा फेथ बदल जाए, मेरा कल्चर कैसे बदल इंडोनेशिया जाएगा? रामलीला देखी है, हाँ, बाकायदा उनकी कहानी भी बहुत अच्छी है। इंडोनेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, मलेशिया और ये कंबोडिया, ये सारे देशों में रामलीलाएं होती हैं। और अयोध्या में थाईलैंड, अयोध्या में 1985 में जब वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, तब अयोध्या में रामायण उत्सव किया गया। और ये सारे देशों के नहीं, आज भी अयोध्या में अब आई थी, टीमें बुलाई जाती हैं रामलीला की, आज भी आती है। ये उसी दिन शुरू हुआ। एक विवाद अचानक हमारे देश में उठ खड़ा हुआ, और इसकी शुरुआत तब हुई जब कुछ जगहों पर आई लव मोहम्मद ये कैंपेन के तहत कुछ बैनर, पोस्टर्स वगैरह लगने शुरू हुए। ये एक्चुअली एक कैंपेन के तहत शुरू किया गया था, और अब ये एक बड़ा विवाद बनता जा रहा है। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन भी होने लगे हैं, कई जगह रैलियां निकाली गई हैं, कुछ जगह झड़पें भी हुए हैं, कई जगहों पर पुलिस ने केस भी दर्ज किए हैं। कैंपेन का ये पूरा विवाद शुरू हुआ था 12 वफात से। दरअसल कानपुर में मुस्लिम समाज ने आई लव मोहम्मद का एक होर्डिंग लगा दिया। इस पर कुछ हिंदू समुदाय के लोगों ने आपत्ति जताई। पुलिस ने सामुदायिक सद्भावना बिगड़ने की आशंका को देखते हुए 9 लोगों के ऊपर केस कर दिया, 15 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। यहां से बात बस ही बिगड़ती चली गई, और उसके बाद ये विवाद देशव्यापी बन गया। यूपी से शुरू हुआ, और ये चिंगारी फिर गुजरात पहुंची, फिर महाराष्ट्र पहुंची, फिर तेलंगाना तक आ गई। लोग पोस्टर्स लेकर सड़कों पर उतर आए। उत्तराखंड के काशीपुर में भी बिना अनुमति के निकाले गए जुलूस के दौरान पुलिस से टकराव भी हुआ, पथराव भी हुआ। अच्छा, इस पर मुस्लिम संगठनों का यह कहना है कि संविधान हर नागरिक को अपनी आस्था व्यक्त करने का अधिकार देता है, तो ऐसे में अगर कोई मुसलमान व्यक्ति आई लव मोहम्मद कहता है या उसका पोस्टर बनाकर कहीं लगा देता है, तो इसमें अपराध क्या है? लोगों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं, ये वो मांग कर रहे हैं। तो अब इसी पर हम लोग बात करेंगे। क्या इसमें कोई आपत्तिजनक चीज है? क्या इससे कोई आई लव मोहम्मद कहे या बैनर लगाए तो इससे क्या सामाजिक सौहार्द खराब होता है, और क्या इसमें पुलिस के बीच बचाव करने की नौबत आनी चाहिए थी? एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह तो संविधान में हमें दी गई आजादी है, कोई इसे कैसे छीन सकता है? तो संविधान में फंडामेंटल राइट है, इसको आप कैसा छीन सकेंगे किसी से? और ये क्या बात है कि नया पोस्टर कैसा लगाए, जो यूपी में क्या गलत है एकदम। तो आइए बात करते हैं कि इसमें क्या कहीं भी कुछ आपत्तिजनक चीज है, और जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनकी आपत्ति कितनी जायज है? त्रिपाठी जी बताइए। नहीं, सवाल यही कि आई लव मोहम्मद के बैनर लेकर निकलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से ये रिएक्शन में ये सब कुछ हुआ है? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती। इस बैनर में तो कोई ना ऐतराज हो सकता है, ना आपत्ति हो सकती है। पहले यही बात कर लें, इस स्लोगन से कोई ऐतराज है? कहीं पर कोई ऐसी घटना हुई उसके बाद ये आया, लेकिन इस पर तो कोई ऐतराज हो ही नहीं सकता ना। आप आई लव मोहम्मद कह रहे हैं, इसमें कौन सी दिक्कत है? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये जो जिसको कहते हैं ना कि हर्ड मेंटेलिटी है कि सब निकल पड़े एक साथ, वो थोड़ा सा परेशान करता है। और इस तरह के प्रदर्शन में कई बार ये भी नहीं समझ में आता कि भाई आखिर कौन सी ऐसी चीज है जिसको लेकर अचानक आप इस तरह से निकल पड़े। उसके पीछे की मानसिकता पे दिक्कत है। इस बैनर में किसी को भला क्यों दिक्कत हो सकती है? और देखिए वो नीचे जो चल रहा है, भव्य निषेध मोर्चा लातूर का है। ये जहां ऐसी मुस्लिम बस्ती होती है, अचानक वहां रिएक्शन क्या कहेगी? ये बैनर क्यों हाथ में? मैं बताता हूं, जैसे कुछ एक घटनाएं मैंने पढ़ी, मैं बता रहा हूं ना आपको। कुछ एक घटनाएं जैसे हुई यूपी में, किसी जगह पर एक दुकानदार ने बोर्ड लगा दिया, ऐसा कोई छोटा सा कुछ लगा दिया होगा या पोस्टर लगा दिया होगा। उसके बगल वाले ने ऐतराज किया, उसने वहां पर विवाद हुआ, वहां पुलिस को आना पड़ा, केस दर्ज हो गया। ऐसे ही 2-3 जगहों के और मामले यूपी में ऐसे 2-3 जगह पर हुआ है। तो ये जो इसमें फिर कई मुस्लिम संगठन जैसे रजा अकेडमी, शायद वो लोग एक्टिव हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये कहने पर किसी पर केस कैसे हो सकता है? तो फिर जो एक कैंपेन का रूप इसने ले लिया, तो जगह जगह नहीं, ये कहने पे तो केस, मतलब ये तो मुझे समझ नहीं आता कि ये कहने पे केस अगर हुआ है तो होना भी क्यों चाहिए? हुआ नहीं है इस कहने, ये तो कैसे हो सकता है? नहीं, जब किसी ने शिकायत की, विवाद हुआ, तो पुलिस आई ना। आपको बता रहा हूं,
इस कहने पर किसी में नहीं हुआ। जब ये मामला शुरू भी हुआ था, कानपुर में जब ये मामला शुरू हुआ था, विवाद इसको लेकर नहीं था कि ये पोस्टर लगाया गया, ये ऐसा लिखा गया। विवाद इसको लेकर था कि वहाँ पे एक गेट बनाया गया रोशनी वाला, वो जो है जहाँ पे बनाया गया वो गलत जगह थी, उसको लेकर विवाद हुआ। उसमें जाके तो उस गेट पे ऐसा कुछ, ये उस गेट पे लिखा था? नहीं, ये बाकी जगह पे था। पर उसके बाद इसको देखिए क्या होता है, किस्सा कुछ और होता है, कहानी कुछ और बना दी जाती है। इस मामले में भी यही हुआ, किस्सा कुछ और था, कहानी कुछ और बना दी गई। किस्सा कुर्सी का था, हो गई कहानी कुर्सी। तो अब बना दिया गया कि अच्छा के ये पोस्टर था, इसको लेकर विवाद हो गया, इसको लेकर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मुस्लिम लड़कों को जो कि ये पोस्टर लेके जा रहे हैं उसको पकड़ के बंद कर रहे हैं, ये सारा कुछ हुआ और वो अलग अलग जगह पे फैला दिया। का जो मामला है सर, वो थोड़ा चिंताजनक मामला रहा है। आई लव मोहम्मद से किसी को आपत्ति नहीं थी, किसी ने इस पे आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी, और ठीक है, उनकी भावना, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी किसी को। लेकिन उसको लेकर जब वो वहाँ से निकले तो एक हिंदू बहुल इलाके में इसको बहुत जोर से उन्होंने लहराया गया, और फिर शिकायत की गई तो पुलिस ने आके कहा कि भाई आप इसका जुलूस निकाल रहे, आप जुलूस निकलाइए, आप किसी को उत्तेजित करने के लिए इसका इस्तेमाल मत कीजिए। तो वहाँ कहा गया पुलिस से कि भाई अगर आप रोकोगे तो आपके हाथ काट दिए जाएंगे। इसका वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है और हम जैसा चाहेंगे इसको वहाँ इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से जो उकसाने वाली कार्रवाई हो रही थी उसका विरोध किया गया है। देखिए जो बात खबर जो आपने कानपुर वाली बताता हूँ, अब हिंदुस्तान टाइम्स की खबर कोट कर रहा हूँ इसलिए आपको। Controversy began on September 9 when Kanpur police registered an FIR against 9 named and 15 unnamed people allegedly putting up boards reading "I love Muhammad" on a public road during a Bara Wafat procession. वो रोड पर पोस्टर लगाने पर पुलिस ने किया। नहीं, मैं वही ये ना बड़ा अलग उमर अब्दुल्ला का आ गया कि भाई ये 3 शब्द "I love Muhammad", इससे किसी को क्या एतराज हो सकता है, पुलिस क्यों उस पर? मैं आपको बाकी खबरें बता देता हूँ फिर। वहां पर ये कहा गया कि ये जागरण की खबर है, उसमें ये कहा गया कि रोशनी कार्यक्रम के दौरान बिना अनुमति के गेट बनाने पर हुआ। ओके। और उसके बाद जो है नाम दिए गए कि शराफत हुसैन और शब नूर आलम और इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, एक बात कंफर्म हो गई कि ये सब कानपुर से शुरू हुआ था। कानपुर से अब ये फैल गया देश भर के अंदर फैल गया, और वहां पर ये फैला दिया गया कि ये कहने पर कि "आई लव मोहम्मद", ये कहने पर जो है, सर बताइए क्या कहेंगे इस कंट्रोवर्सी पे? नहीं, पहली बात तो ये है कि देखिए, थोड़ा इनिशियली लेवल पे पुलिस ने अगर सही ढंग से उसको हैंडल किया होता तो ये नौबत नहीं आती। अब वो चाहे गेट बनाने पर विवाद हो या पोस्टर लगाने पर विवाद हो, पुलिस ने आनंद फानंद में जाके एफआईआर दर्ज कर दी, और एफआईआर में उन्हीं लोगों को दर्ज किया जो मुस्लिम समुदाय के लिए। तो मैसेज ये गया या इस तरह का कैंपेन करने का मौका मिला कि देखिए साहब, "आई लव यू मोहम्मद" लिखने पर जो है, "आई लव मोहम्मद" लिखने पर पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। ये अफवाह या जो भी, ये इसको स्प्रेड करने का मौका मिला, और उसके बाद ये पूरा एक मामला भड़क गया। मुझे लगता है कि थोड़ा अगर पुलिस ढंग से, प्रॉब्लम ये हो गई है सौरभ भाई कि हमारे पुलिस तंत्र में भी कई बार कई फैसले बहुत जल्दबाजी में, हड़बड़ी में नीचे के स्तर पर होते हैं, और जो आगे चल के चीज़ों को बिगाड़ देते हैं। अगर कोई जिम्मेदार अधिकारी शुरू से इन चीज़ों को बैठा के समझा बुझा के लोगों को वापस कर देता और केस रजिस्टर करने के बजाय अपने तरीके से चीज़ों को निपटा देता, तो शायद इतना बड़ा बवाल नहीं होता। उन्होंने आनंद फानंद में ऊपर वालों को खुश करने के चक्कर में, और ये कि भाई इससे तो पता लगा जो है। और महाराष्ट्र मुस्लिम संगठन कह रहे हैं कि हम बैनर बनवाएंगे, हम टी शर्ट छपवाएंगे, हम बैच बनवाएंगे, हम कैप "आई लव मोहम्मद" की छपवाएंगे और सब जगह बंटवाएंगे। तो यह तो उकसाने वाली हो रही है ना। अब आपको ये नहीं क्या है? अब इस मामले को इंटेंशनली आप टी शर्ट कह के हम वैसे बनाएंगे, हम बैच लगाएंगे, हम 10 जगह इसको डिस्ट्रीब्यूशन करवाएंगे। भाई हर मुसलमान मोहम्मद साहब को अब जीवन में सबसे सर्वोच्च दर्जा देता है, देता है। तो फिर अगर वो मुंह से कहेगा "आई लव मोहम्मद", तो प्रॉब्लम क्या है भाई? किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को दिक्कत नहीं पहने की टी शर्ट पर लिखवाए क्या? इससे हमें किसी भी और धर्म के आदमी को उकसावा क्यों होना चाहिए? हम भी तो जय भोलेनाथ बोलते हैं, नहीं बोलते? जाते जाते हर जगह नारा लगा रहे हैं, जय श्री राम आजकल हर जगह चलन में है। टी शर्ट फिर वो कहने लगे हमको इससे प्रॉब्लम होती है, कुछ होता है। एनीवे, चलिए ये एक बात हुई। अब मैं दूसरी कंट्रोवर्सी ऐसी कुछ है उस पर बात करता हूँ। नवरात्रि में देश भर में रौनक है, दुर्गा पंडाल सज गए हैं, तो अब गरबा डांडिया का भी आयोजन होगा। नवरात्रि के उत्सव में खलल डालने वालों के खिलाफ हिंदू संगठनों ने कुछ तैयारियां की हैं। जैसे गरबा डांडिया में पंडाल में जो लोग आएंगे उनमें कोई पहचान छुपाकर घुसने का प्रयास न करे, इसके खिलाफ मुहिम चलेगी। मुंबई से लेकर भोपाल, जयपुर, हैदराबाद तक पहले देखा जाएगा कि हाथ में कलावा है कि नहीं, माथे पे तिलक है कि नहीं, और वही देख करके किसी को एंट्री दी जाएगी। फिर लव जिहाद के भी आरोप लगते हैं, तो इसके खिलाफ अलग अलग शहरों में हिंदू संगठनों ने अभियान तेज कर दिया है।
कोई व्यक्ति जब जाएगा गरबा स्थल पर तो उसका आई कार्ड चेक होगा, देखा जाएगा आइडेंटिटी क्या है, हिंदू धर्म का है कि नहीं। और इसके अलावा पंडालों के बाहर लव जिहाद के खिलाफ पोस्टर भी लग गए। गरबा खेलने पहुंच रहे लोगों के लिए तिलक के अलावा आई कार्ड चेक करना अनिवार्य है। महाराष्ट्र और गुजरात में कई जगहों पर तो भगवान विष्णु के वराह अवतार की मूर्तियां तक लगाई गई हैं और यह कहा गया है कि जो अंदर जाए पहले भगवान विष्णु के वराह अवतार के सामने नमन करे, उनको प्रणाम करे और उसके बाद ही उसको एंट्री मिलेगी। इतना ही नहीं, कई जगहों पर तो गौमूत्र का छिड़काव किया जा रहा है। कई जगह कहा जा रहा है कि गौमूत्र पान भी आपको करना पड़ेगा एंट्री करने के लिए। ये सब कुछ है क्यों? वराह अवतार गूगल कर लीजिएगा आप, उसमें ज्यादा मैं नहीं बोलना चाहता। सब इसलिए किया जा रहा है कि कोई मुसलमान पहचान छुपा के गरबा खेलने ना आए। अच्छा, ऐसे वाकिफ हुए हैं, लेकिन इस बार ये मामला अलग लेवल तक ले जाया गया है। गौमूत्र का छिड़काव, वराह अवतार की प्रतिमा, कलावा चेक होगा तो तिलक लगा है कि नहीं, ये सब। तो इस पर देखिए हमारे रिपोर्टर ने एक जगह से एक रिपोर्ट भेजी है, कैसी तैयारी हो रही है गरबे की। कई राज्यों से इस तरह के पोस्टर्स और बैनर भी निकलकर सामने आ रहे हैं जिसमें हिंदू महिलाओं और हिंदुओं को संगठित करने की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप इस बात का ध्यान रखिए कि आपके त्यौहार में किसी भी गैर हिंदू की एंट्री ना हो। हम इसी प्रकार मुंबई के मलाड इलाके में मौजूद हैं और आपको सीधा उस ग्राउंड पर लेकर चलते हैं जहाँ पर आपको नज़र आएगा कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से जो आयोजन किया गया है या फिर यहाँ पर जिस पंडाल को तैयार किया गया है, यहाँ पर अगर आप देखें तो भगवान वराह की तस्वीर लगाई गई है। अगर बात की जाए तो कुछ और भी पोस्टर्स यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे जहाँ पर साफ तौर पर लिखा गया है कि हर हिंदू लड़की से निवेदन, तू दुर्गा बन जा चाहे काली बन जा, हिंदू शेरनी बन जा या झांसी की रानी बन जा, बस लव जिहाद का शिकार मत बन। तो इस तरह के जो पोस्टर्स हैं ये कई जगहों पर, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए भोपाल की, राजस्थान की और कई ऐसे स्टेट्स की जो लगातार ये मांग कर रहे हैं, गुजरात में कई ऐसे पोस्टर्स देखने को मिले। अब मुझे बताएंगे क्यों ज़रूरत है ये सब करने की, समीर जी बताइए। सर, सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। पहले इस तरह की घटनाएं हुई ना, पहले गरबा में हुई है कि जिस तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लोग लड़के घुस जाते थे, कई भी हो रहा कि छेड़खानी के आरोप दर्ज हुए। पिछले साल अगर आप देखें गरबा में गुजरात में 17 से ज़्यादा मामले दर्ज किए गए कि वहाँ उन्होंने घुस के महिलाओं के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की या वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ। भाई जब अगर वहाँ के जो गरबा आयोजित कर रहे हैं वो जो संस्थान है या वहाँ जो लोग हैं, अगर वो नहीं चाहते कि भाई दूसरे कम्युनिटी के लोग वहाँ पर आए तो आप क्यों वहाँ पर जा रहे हो? जरूरत नहीं ना आपकी उस धर्म में आस्था नहीं है, आपके उस त्योहार के अंदर आपकी श्रद्धा नहीं है, फिर आप वहां पर जाकर क्या करना चाहते हो? तो मुझे लगता है कि ये बहुत जरूरी था। और सिर्फ कलवा से नहीं, कलवा तो आप देखिए ना कि भाई कई बार ऐसा आता है, कसाब भी कलवा पहन के था, भगवाधारी कई लोग मुसलमान से निकलते जो भगवा वस्त्र पहनते, बाद में जब जांच होती तो मालूम पड़ता है कि उन्होंने भगवा धारण कर लिया था, थे मुसलमान। तो इस तरीके से रूप बदल कर आने की आपको जरूरत क्या है? तो मुझे लगता है कि ठीक है, वो सतर्क रहेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। कम्युनिटी अगर नहीं चाहती वहाँ के आयोजक कि कोई वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आए तो आप खुद मत जाइए ना उसके अंदर। जिस धर्म में आपकी आस्था नहीं है, जिस संस्कृति में आपका भरोसा नहीं है, जिससे आप दूरी रखते हो, तो आप उस कार्यक्रम से भी दूरी रखिए। वो तो ठीक बात मैं समझ गया, धार्मिक आयोजन है भाई, तो वहां पर धर्म को मानने वाला ही आदमी जाना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन अब इसको गौमूत्र और वराह अवतार तक ले जाना, ये आप सुनिश्चित करें कि भाई इस काम में तो कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, इन दोनों ही बातों को। तो ये काम वहां पर सुनिश्चित कराओ त्रिपाठी जी। देखिए, पहली बात तो अगर कोई देवी दुर्गा की पूजा कर रहा है, नवरात्रि से किसी को दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल शामिल हो सकता है। लेकिन अब ये मैं आपसे बात कर रहा था और अभी मैं कुछ दिन पहले की खबर है नैनीताल की, एक मुस्लिम सहेली ने पहनाया बुर्का, दूसरी के घर में नाबालिग से दुष्कर्म। 14 साल की बच्ची, उसकी मुस्लिम दोस्त थी, वो उसको लेकर गई और वो तो सीसीटीवी में दिख गया कि उसको बुर्का, अपनी स्कूटी से बुर्का निकाला, पहनाया और उसको लेके चली गई। माँ बाप खोजते रह गए। अब केरल स्टोरी पता नहीं आप लोगों ने देखी या नहीं देखी, क्योंकि उसको भी तो एक वर्ग है हमारे यहाँ जो उसको भी कह देगा कि ये तो भाई प्रोपेगेंडा स्टोरी है। लेकिन ये संकट है भाई, हिंदू समाज कब तक मतलब अपने उत्साह में भी वो डरा रहे, अपने उत्सव में भी वो डरा रहे। और मतलब कई बार लगता है कि हम लोग अपनी बात भी अगर करें तो उसको कहा जाएगा। अभी इसके पहले हम बात कर रहे थे, हम सब ने कहा कि आई लव मोहम्मद में क्या दिक्कत है, किसी ने जरा सा भी नहीं, सब एकदम हिंदू तो तुरंत कहता है कि जरा सा। और अभी इसी पे एक ये शो देखते हुए एक सज्जन ने एक टिप्पणी की है, अब वो भी आप लोग सुन लीजिए। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए गलती से कहीं कोई आई लव मोहम्मद वाला बैनर फट गया, पोस्टर फट गया
उसके बाद क्या होगा? फिर कौन सर तन से जुदा झेलेगा? कहां कौन बचाने की स्थिति में रहेगा? तो हम लोगों की मुश्किल है कि हम लोग सारी चीजें उन पैरामीटर्स पर करते हैं जो एक कहते हैं ना कि धर्म भीरू हिंदू या धर्म प्राण हिंदू, जो भी आप मान लीजिए, कोई डरपोक कह दे कि धर्म मान के डरे रहते हैं या धर्म को ही जीवन मानते हैं, आप उस पैरामीटर पर बात करते हैं। लेकिन दुनिया के पैरामीटर दूसरे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, लव जिहाद एक सच्चाई है जिससे देश का बड़ा एक वर्ग है जो जूझ रहा है, परेशान हो रहा है, पीड़ित हो रहा है। आप उसको यूं खारिज नहीं कर सकते। और अगर उत्सव है तो जो लोग वैसे आते हैं उनको कहां मना किया जाता है? ठीक, किसी को दिक्कत नहीं। चलिए अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश की बताता हूं मैं। कल आपको बताया था, हमने दिखाया था आजम खान, समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर 23 महीने जेल में लंबी कैद के बाद वो जेल से बाहर आए थे। लेकिन कल उन्होंने कुछ बोला नहीं था जेल के बाहर। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत के बाद उनकी रिहाई ने उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में हलचल पैदा की है। जब वो जेल से बाहर कल आए तो उनके तेवर पुराने वाले थे, शेर व शायरी, हाजिर जवाबी, ये सब कुछ हुआ। अब जेल के बाहर तो नहीं बोले, लेकिन फिर रास्ते में 2-3 जगह उनका स्वागत समारोह किया गया। रामपुर पहुंचे तो वहां उनके लिए स्वागत के लिए अच्छी भव्य तैयारियां की गई थी। फिर जब किसी रिपोर्टर ने हालचाल पूछा तो उसका जवाब उन्होंने शायराना अंदाज में दिया। सुनिए आप। क्या कुछ इन दिनों में महसूस किया? पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। में किस तरह से आजम खान आएंगे? अभी तो इलाज करेंगे, अपना सेहत ठीक करेंगे, उसके बाद सोचेंगे क्या करना है। देखिए, कल हम लोग यही बात कर रहे थे ना कि आजम खान की जेल से बाहर आने के बाद सियासी राह क्या होगी, इसी पार्टी में रहेंगे, अखिलेश से कैसे रिश्ते हैं, अगर नहीं है ठीक रिश्ते तो पार्टी छोड़ सकते हैं क्या, बसपा में जा सकते हैं क्या। उन्होंने एक लाइन में कहा, पहले मैं अपनी सेहत ठीक करूंगा, और ठीक भी है। बिल्कुल ठीक है। 70 साल से ज्यादा उम्र है उनकी, 72-73 साल की, और सेहत है तो सब कुछ है, कहते हैं ना। नहीं, लेकिन अंदाज वही था। अंदाज कैसे बदल सकता है? देखिए, ना उनका मिजाज बदलेगा ना अंदाज बदलेगा, उन्होंने तेवर बदलेंगे। आजम खान जिस तरह के शख्स है, कल ही वो हम समीर कह रहे थे इतनी उम्र में जाके मिजाज का क्या करेंगे। मतलब मिजाज जरूरी नहीं कि आप हर समय टकराते ही रहें, लेकिन आपका जो मूल चरित्र है, मूल स्वभाव है, वो नहीं बदलता। अभी आपने 15 सेकंड की बात केवल सुनी, सुन के क्या लगा आपको? देखिए, 15 सेकंड की बात सुन के ये लगा कि पहली बात तो उनको, अब उन्होंने वो शेर नहीं कहा जो शायद वो कह देते कि हमें गैरों से क्या गिला है, हमें तो अपनों ने लूटा। अगर वो वाला शेर कह देते तो और बात साफ हो जाती। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर पीड़ा तो अपनों से ज्यादा है। क्योंकि भाई उनको बीजेपी से क्या शिकायत हो सकती है या सरकार से? वो तो सरकार के खिलाफ, सरकार उनके खिलाफ है, वो सरकार के खिलाफ है। लेकिन इस संकट के समय कितने अपने उनके साथ खड़े रहे। पत्ते खोले नहीं इन्होंने, लेकिन वो पत्ते नहीं खोले उन्होंने। वो उनकी तकलीफ है। सर, अखिलेश जी तक आपकी बात जा रही है? नहीं, मैं तो अखिलेश जी का नाम थोड़ी ले रहा हूँ, अपनों में तो बहुत सारे लोग हैं। अपनों ने लूटा, गैरों में कहा नहीं, वो तो शेर है। कश्ती वहां डूबी जहां, और भाई जहां समाजवादी पार्टी थी। ठीक है, चलिए अब वही तो हुआ उनको। आज वक्त इतना ही था, बहुत शुक्रिया समीर जी, राहुल जी, विनोद जी, हर्षवर्धन जी। कल फिर मुलाकात होती है आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की।